बैंक में, एनबीएफसी में, ये फिनटेक में क्या डिफरेंस, फिनटेक क्यों आई एग्जिस्टेंस में? कोई अगर अपनी छोटी शॉप चला रहा है, वो अगर लोन लेने जा रहा है तो एनबीएफसी यूजुअली उनको कंसीडर नहीं करती, तो उनको बैंक कंसीडर कर देते हैं। आधार कार्ड से पैसा निकालें, तो ये कौन सा लोन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आधार कार्ड से जो पैसा निकालने वाला जो टर्म आजकल दुकानों पे लिखा रहता है, वो बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट से ही पैसा निकाल के दे रहे हैं। कि हमारे पास एसएमएस आते हैं कि आपको लोन चाहिए, 2 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। इस चक्कर में फंस गए कि एसएमएस आया, उसको जगह क्लिक कर दिया और पैसे तो ले लिए, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता था कि वो बेचारे चुका नहीं पाते थे। उसका एक रीज़न ये होता है कि उनको कभी फ्यूचर में उनका एक प्लान होता है कि मैं 6 महीने बाद एक बड़ा लोन अवेल करूँगा, तो बड़ा लोन अवेल करने के लिए मुझे मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी या रीपेमेंट हिस्ट्री तो अच्छी होनी चाहिए। तो वो कैसे अच्छी हो? तो अब क्या बदला, क्योंकि आप पहले भी एनबीएफसी के साथ अटैच थे, अब भी आप एनबीएफसी के साथ अटैच रहे बाद में ऑफिस लेके, तो कैसे आपने जो है काम करना स्टार्ट किया? पैसा आपके पास कहाँ से आया लोन देने के लिए? फिर एक नॉर्म चेंज हुआ, बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस जैसा कि हम लोग देखते रहते हैं मार्केट में, वो चेंज हुए। फिर आरबीआई ने बोला कि नहीं, अब पैसे किसी के अकाउंट में नहीं जाएंगे, डिसबर्समेंट हमेशा एनबीएफसी करेगी। सो वहाँ से एक थॉट आया कि अब इसके आगे क्या। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी, आपका दोस्त और होस्ट। हम हर वीक किसी ना किसी गेस्ट को बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में, उससे ढेर सारी बातें करते हैं, उसकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं, कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे वो आज इस मुकाम पे पहुंचा। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है रोहित राय जी। ये एक अपनी फील्ड में बहुत ही जाने माने इंसान है, इनको हर कोई जानता है और इन्होंने एक कंपनी भी बनाई है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये फिनटेक के फील्ड में है। अगर आपको, जैसा कि आपने पहले एक नाम सुना होगा, डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये एक पुराना रूप है, उसी का नया नाम हो गया एक तरीके से। सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में अगर कहें तो फिनटेक। तो आज हम लोग उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार प्रदीप जी। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले रोहित जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए और आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। आपने जैसा मेरा नाम बताया ही है, रोहित राय, और मैं भारत के एक छोटे से शहर बनारस से आता हूँ और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। बनारस के एक स्कूल एसओएस हरमन माइंडेड स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई की, देन ग्रेजुएशन बनारस से ही किया मैंने। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और बनारस से लेके नोएडा तक की। और आज मैं नोएडा में, जब मैं नोएडा में आया तो काफ़ी सारी कंपनीज में मैंने काम किया। देन एक अलग थॉट आया कि नहीं, अब अपनी एक फील्ड बनानी है, जिसको लेके मैंने एक फिनटेक की फील्ड अपनी चूज़ की। सो जब मैंने स्टार्ट किया ये कंपनी, तो ये थॉट नहीं था कि कहाँ तक अभी जाएगी, या अभी भी ये एक जर्नी को ही मैं कहूँ जहाँ पे अभी हम इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पहले डीएसएज होते थे मार्केट में, आज भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में डीएसएज एग्जिस्ट नहीं करते, आज भी बहुत सारे डीएसएज हैं। बट जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की तो एक ये थॉट था कि पहले हम लोग बहुत सारी कंपनीज के साथ जुड़ के आगे काम करेंगे। फिर धीरे धीरे इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स समझ में आए, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। एंड जब आप जॉब छोड़ के अपनी एक फील्ड बनाने के लिए निकलते हैं मार्केट में, तो आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, या फिर एक बड़ी मशीन में छोटा सा बोल्ट कैसे काम करता है। रोहित जी, आपको थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी। आप मुझे ये बताइए, आपने कौन से सन में अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था? देखिए, मुझे अभी स्टार्ट किए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 3 साल हुए हैं मुझे ये कंपनी स्टार्ट कर। 2022 में करीब 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। 2022 से 2025 की जर्नी है, बहुत छोटी जर्नी है, बट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इसमें। एज अ फिनटेक जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत सारे अलग अलग थॉट्स थे। मैंने अपने पार्टनर्स चूज़ किए कि हाँ, किस पार्टनर के साथ मुझे काम करना है। सो जब जर्नी स्टार्ट हुई तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। ये पता था कि करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जब आपके साथ कोई मेंटर ना हो तो जल्दी नहीं समझ में आता है कि आगे वो रास्ता कहाँ तक जाएगा। नहीं, आपने पहले ये डिसाइड किया था कि बिजनेस करना है, या आपने ये डिसाइड कर लिया था कि फिनटेक का ही बिजनेस करना है? नहीं, मैंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग को बिजनेस करना है। अच्छा, तो क्या करना ये नहीं पता था? ये नहीं पता था, जो सबके साथ होता है जी। तो अब हुआ क्या, जब मैं उस जर्नी को स्टार्ट किया, मैं और अपने मेरे पार्टनर के साथ हम लोगों ने स्टार्ट करने की कोशिश की। तो कंपनी का नाम टेक्नोलॉजीज रख दिया, क्रेडिट टेक्नोलॉजीज आ गई मार्केट में, बन गई। अब ये हुआ कि अब बन तो गई, अब करें क्या, क्योंकि मैं प्योरली कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, नाम है टेक्नोलॉजीज, अब टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं है
ये टेक्नोलॉजीज में आईटी के बारे में आपको कुछ नहीं पता कुछ था? पता नहीं है आईटी के बारे में। आईटी का कोई सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने लेंडिंग फील्ड देखी थी कि एनबीएफसीज मार्केट में कैसे काम अच्छा, करते हैं। 2022 तक आपने क्या जॉब की थी? जी, वो किस फील्ड में थी, क्या किया था आपने? सारा मैंने लेंडिंग फील्ड में किया है। बहुत सारी अच्छा। कंपनीज में मैं जब स्टार्ट किया तो एग्जीक्यूटिव लेवल से ही मैंने स्टार्ट किया। बनारस में ही? नहीं, नोएडा में ही। अच्छा, नोएडा में। हाँ, तो बनारस से मेरी पढ़ाई खत्म हुई, फिर मैं नोएडा आ गया, फिर नोएडा छोड़ के मैं कभी नोएडा नहीं कब गया। आए आप? नोएडा में आ गया 2014 में। अच्छा, 2014 से 2022 8 साल तक आपने जॉब किया। हाँ, आपने लैंडिंग के बारे में सीखा, कैसे मैंने- बिजनेस चलता है जी। लैंडिंग का, क्या इसके नॉर्म्स हैं, आरबीआई के क्या कंप्लाइंसेस करेक्ट, होते हैं। करेक्ट। अच्छा जी, हाँ। सो वहाँ पे जब मैं धीरे धीरे एनबीएफसीज में घुसा, एनबीएफसीज में समझ में आया कि अच्छा एक बिजनेस होता है जहाँ पे लेंडिंग की जाती है। तब भी ये आइडिया नहीं था कि एनबीएफसीज के पास वो फंड्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये तो पता था। अब एज अ जॉब जब आप किसी कंपनी में जब एंटर करते हैं तो ये आपको बता रहता है कि आपका एक रोल है जहाँ पे आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आपको 10 चीजें देखनी है उन कस्टमर्स को और उनको पैसे दे देने। तो जब ये स्टार्ट हुआ, मैंने जॉब स्टार्ट की एज ए एग्जीक्यूटिव। कई सारी एनबीएफसीज में मैंने काम किया। एनबीएफसीज के साथ काम करते करते ये समझ में आ गया कि हाँ, काम होता कैसे, ये समझ में आ चुका था मुझे। तो फिर ये हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने और मेरे पार्टनर ने भी बाद में, हम लोग मिले, एक ही कंपनी में मिले, तो ये एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये काम हो तो रहा है, अब अगर हमें इसमें उतरना है तो कैसे करना है। तो पहले ये हुआ कि ठीक है, चलो एक कंपनी बना लेते हैं, और कंपनी की जर्नी स्टार्ट हो गई। सारा डिस्कशन हो गया, फाइनेंशियल सेट हो गया कि ठीक है, बहुत पैसे भी नहीं है, एज ए एम्प्लॉय बहुत पैसे नहीं होते हैं। जब आपके पास कोई इन्वेस्टर भी ना हो, आपका कोई मेंटर ना हो, तो बहुत पैसे नहीं होते हैं। और कोई बैंक लोन देने को भी तैयार नहीं होती कोई है। रेडी नहीं होगा कि आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़े से फंड्स के साथ कंपनी हमने स्टार्ट कर दी। जब आगे बढ़े तो समझ में आया कि अच्छा ठीक है, अब पैसे हैं नहीं, लोन हम देंगे कैसे, अगर लेंडिंग बिजनेस में जाना है। फिर ये समझ में आया कि यार हमारी तो एनबीएफसी भी नहीं है। एक रेगुलेटरी नॉर्म्स चेंज हो गए थे कि अगर आपको लेंडिंग में आना है तो आपके पास एनबीएफसी लाइसेंस होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि पहले एनबीएफसी के साथ आप कोलैब करते थे, आप एनबीएफसी के साथ आपका टाई अप हो गया, एनबीएफसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अकाउंट में पैसे डाल देती थी, एंड देन फिनटेक्स वहां से डील करती थी उसके आगे। फिर एक नॉर्म चेंज हुआ, बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस जैसा कि हम लोग देखते रहते हैं मार्केट में, वो चेंज हुए। फिर आरबीआई ने बोला कि नहीं, अब पैसे किसी के अकाउंट में नहीं जाएंगे, डिसबर्समेंट हमेशा एनबीएफसी करेगी। सो वहां से एक थॉट आया कि अब इसके आगे क्या। तो समझ में आया कि अब एक काम करते हैं, अब डीएसए बन जाते हैं, सोर्सिंग हो जाएगी, लोग आ जाएंगे हमारे पास लोन लेने के लिए, या बहुत सारा काम कराने के लिए आ सकते हैं। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि हम लोग मार्केट से लीड्स लेके आते थे, एनबीएफसीज को देते थे कि आप लोन दे दो। बट सबसे बड़ा इशू जो हम लोगों ने फेस किया, समझ में, क्योंकि एक डीएसए वर्ड जो है मार्केट में बहुत छोटा सा लगता है, तीन लेटर का है, बहुत छोटा सा लगता है कि डीएसए अगर लीड लेके आएगा तो उस पर लोन दे देगी एनबीएफसी। शायद ये एक थॉट प्रोसेस था कि एक ट्रस्ट होता होगा एनबीएफसीज को। जब हम लोग एनबीएफसीज के पास लीड्स लेके जाते थे कि ये मेरे कस्टमर्स हैं, आप इनको लोन दे सकते हैं, एनबीएफसीज 100% रिजेक्शन देती थी। तो समझ में आया कि अगर मैं रिजेक्ट हो जा रहा हूँ, मेरी लीड्स अगर रिजेक्ट हो जा रही हैं, तो मैं काम किसके साथ करूंगा। नहीं तो बेस क्या था रिजेक्ट करने का, किस वजह से मना कर देती थी? देखिए, एनबीएफसीज कभी आपको बेस नहीं बताती हैं। अच्छा। बेसिस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। हाँ। आपने 1000 कस्टमर दे दिए, वो आपको एक लिमिटेड आंसर देंगे कि उन कस्टमर्स का क्रेडिट स्कोर खराब था, या फिर कस्टमर जिस बैकग्राउंड में काम कर रहा है मैं उनको लोन नहीं दे सकता, या फिर जिस लोकेशन पे है कस्टमर मैं वहां लोन नहीं देता। रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है। हाँ, तो पेइंग कैपेसिटी नहीं है कस्टमर की, ये आपको एक लिखा हुआ आंसर एनबीएफसीज दे देती है। तो उस समय ये समझ में आया कि अब कंपनी भी बन चुकी है, लोग भी आ चुके हैं, 2-3 एम्प्लॉयज आ चुके थे हमारे पास। तब ये लगने लगा कि अगर 2-3 एम्प्लॉयज हैं, सो आज की डेट में अगर 2 लोगों का घर भी मेरे साथ चल रहा है, तो मैं इस तरीके से काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और ने भी नौकरी छोड़ के मेरे साथ काम तो सारा सैलरी ऑफिस का खर्चा वगैरह अपनी पॉकेट से बियर कर रहे थे। हाँ, सो स्टार्टिंग में मैं ऑफिस का भी ये भी एक जर्नी रही। सो हम लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो हमारे पास ऑफिस नहीं हुआ करता था। अच्छा। तो वर्क फ्रॉम होम करते थे, वर्क फ्रॉम होम ही कहेंगे उसको, घर पे बैठ के नीचे जमीन पे बिछाया, बैठ के काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक ये जुनून था कि काम करना है, कैसे करना है ये नहीं पता। तो ये स्टार्ट हो गया। देन धीरे धीरे हमारा एक जर्नी ये स्टार्ट हुई कि ठीक है, अब क्लाइंट्स के पास जाना है, एनबीएफसी से टाई अप लेना है, तो एक ऑफिस स्पेस होना चाहिए। तो फिर कोवर्क स्पेस की ओर गए हम लोग कि कोवर्क स्पेस में चलते हैं,
तो वहाँ पे पता चला कि कोवर्क स्पेस भी बहुत कॉस्टली चीज़ होती है। जो आज लोग मार्केट में एड्स देखते हैं कि आप अपनी कंपनी बना लीजिए, मेरे यहाँ आ जाइए, मैं आपको सीट दे दूंगा, जो कि बहुत कॉस्टली चीज़ होती है। तो वहाँ पता चला कि एक सीट 10-10 हज़ार रुपए की मिलती है मुझे। तो मुझे लगा कि अगर 10 हज़ार रुपए की मैं सीट ले सकता हूँ तो 12-15 हज़ार रुपए का मैं ऑफिस क्यों नहीं ले सकता। तो वहाँ से एक थॉट और समझ में आया कि ठीक है, चलो लर्निंग फेज है, मैं सीख रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें होनी है। तो 6-7 महीने कोवर्क स्पेस में बैठने के बाद समझ में आया कि नहीं, ऑफिस ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल को कोई मुझसे मिलने आएगा तो मेरे पास सीट ही है कि वो बैठेगा कहाँ। ठीक बात है। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर जो हम लोग बात कर रहे थे कि लीड्स हम लोग मार्केट से लेके आते तो रिजेक्ट हो जाती थी। तो फिर ये हुआ कि इस तरीके से तो काम नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक ये मिथ हो चुका था, हो गया है, आज भी है, कि डीएसएस बल्क में लीड्स लेके आते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देंगे या फीट ऑन स्ट्रीट उन्होंने हायर कर रखे हैं, तो वहाँ से लीड्स आ जाती हैं। और एनबीएफसीज को ये पता था कि अगर किसी और की लीड में डिसबर्स कर देता हूँ तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एनबीएफसी की है। किसी भी डीएसए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि अगर लोन डिफॉल्ट हो गया या कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो उस डीएसए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें समझ में आने लगी कि शायद ये हमारा रिजेक्शन का रीज़न और हमारा रास्ता गलत हो रहा है। तो थोड़ा सा ये लगने लगा कि नहीं, अब हमें रास्ता चेंज करना है। एज अ डीएसए मार्केट में काम नहीं चलेगा, हमें फिनटेक बनना पड़ेगा। तो वहाँ से फिनटेक तक की जर्नी हुई। तो आपने आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं, अभी हमारा आरबीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा। हम लोग मल्टीपल एनबीएफसीज के साथ काम करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आरबीआई रजिस्ट्रेशन जो है एकदम डिफरेंट चीज़ है। उस दिन से आप एनबीएफसी अगर आप रजिस्टर कराने जाएंगे तो वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी एनबीएफसी रजिस्टर करानी है, देन उसके अलग कॉम्प्लाइंसेस हैं। तो मार्केट में हम लोगों ने भी देखा कि बहुत सारे लोग इसलिए भी एनबीएफसी रजिस्टर नहीं कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस आ जाते हैं बीच में। सो इंडिया में ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अपने कॉम्प्लाइंसेस हैं, देन एनबीएफसी के अपने कॉम्प्लाइंसेस होंगे जो कि आपको आरबीआई को डिक्लेयर बहुत सारे हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें मिलके जब तक आप वो हैंडल करने लायक नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एनबीएफसी के रास्ते पे जाना चाहिए। सो एज अ फिनटेक हम काम कर सकते हैं मार्केट में। तो अब क्या बदला, क्योंकि आप पहले भी एनबीएफसी के साथ अटैच थे, अब भी आप एनबीएफसी के साथ अटैच रहे बाद में ऑफिस लेके, तो कैसे आपने जो है काम करना स्टार्ट किया? पैसा आपके पास कहाँ से आया लोन देने के लिए? देखिए, अभी इसमें जो चेंजेस हुए, अगर मैं फिनटेक और डीएसए के डिफरेंस को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, तो पहले क्या होता था कि हम लोग मार्केट से लीड लेके आते थे, वो मैंने एनबीएफसी को एक एक्सेल शीट क्रिएट की या फिर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, मैंने एनबीएफसी को सोर्स कर दी वो लीड। ठीक है। एनबीएफसी उसको रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो एनबीएफसी उसको रिजेक्ट कर देती थी। बट एज अ फिनटेक जब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया तो एक छोटी सी हमने लिमिट ली एनबीएफसी के साथ कि आप एक काम करो, मुझे 10 लाख रुपए की लिमिट दे दो। मेरे अकाउंट में वो पैसे नहीं आ रहे थे। एनबीएफसी को हमने ये कमिटमेंट दी कि ठीक है, मेरी जितनी लीड्स हैं, मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि अगर उस पैसे वो पैसा डिफॉल्ट होता है, हाँ डिफॉल्ट होगा तो उसकी रिकवरी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। तो अब होता क्या था, एनबीएफसीज को उसमें भी थोड़ा सा इशू होता था, क्योंकि बीच में हमारे मतलब फिनटेक और एनबीएफसी के बीच में खड़ी है आरबीआई। तो आरबीआई का क्वेश्चन डायरेक्टली कभी फिनटेक से नहीं होता है, क्योंकि फिनटेक एक रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है। जहां रेगुलेशन की बात आती है वो हमेशा एनबीएफसी से क्वेश्चन, क्योंकि अब आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं, भले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है एज ए कंपनी, लेकिन आरबीआई में अब रजिस्टर्ड नहीं है एज ए फिनटेक। तो आरबीआई आपसे क्वेश्चन कभी नहीं करती थी कि आप कहाँ से लीड लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो। वो क्वेश्चन जब भी होता था वो एनबीएफसी से होता था कि आपने लोन तो डिसबर्स कर दिया, आपने क्यों किया है, आपने क्या देखा उस चीज को। ये क्वेश्चंस हमेशा आरबीआई कर सकती है, वो ओपन है करने के लिए। सो फिर वहां पे जब हम लोग पहुंचे तो ये समझ में आया कि ठीक है, एक छोटी लिमिट लेते हैं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं एनबीएफसी को कवरेज दे सकता हूं कि अगर मेरा लोन डिफॉल्ट हुआ तो मैं कवरेज दूंगा, जहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क था, बट उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बिजनेस करना है तो कोई रिस्क करना पड़ेगा। तो फिर ये समझ में आया कि नहीं, एक आरबीआई की एक गाइडलाइंस होती है जो एफएलडीजी गाइडलाइंस कहते हैं, फर्स्ट डिफॉल्ट लॉस गारंटी जिसको आरबीआई कहती है। उसमें आरबीआई ने ये छूट दी हुई है एनबीएफसीज को कि आप पहले ये 10% हुआ करती थी, एनबीएफसी पहले 10% डिपॉजिट्स लेती थी, फिर आपको एक लिमिट एलोकेट करती थी कि ठीक है, आपको 10 लाख रुपए डिसबर्स करना है तो आप 1 लाख रुपए मेरे पास डिपॉजिट कर दीजिए। अब जिसको आरबीआई ने गिरा के 5% कर दिया। तो एफएलडीजी एक मॉडल है आरबीआई ने जो बनाया हुआ है,
जो अप्रूव्ड है एक तरीके से, हम्म। मार्केट में जनरली एक्सेप्टेड मॉडल है वो। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोगों ने पैसे इकट्ठा किए इधर उधर से, फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग बिजनेस लोन में घुसे। तो अब वहाँ से आती है बिजनेस लोन की जर्नी कि हम लोग कैसे बिजनेस लोन में आए। फिर एक एनबीएफसी से टाई अप हुआ, बिजनेस लोन हमने स्टार्ट किया। तो क्योंकि हम लोग मैं और मेरा पार्टनर जो थे, हम लोगों की जो पूरा एक्सपोजर था वो पर्सनल लोन्स में था। अच्छा। बट हम लोगों ने ट्राई किया कि ठीक है चलो, अब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो एक बिजनेस लोन ट्राई करते हैं। क्योंकि पर्सनल लोन यूजुअली एनबीएफसीज नहीं देती हैं आपको लाइन, क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी आपको जल्दी, जब तक आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तब तक यूजुअली एनबीएफसीज आपके ऊपर हाथ नहीं रखती हैं। तो हम लोगों ने बिजनेस लोन के साथ स्टार्ट किया। बिजनेस लोन के साथ स्टार्ट करने से एक इशू समझ में आया कि पहले हम लोगों को ये लगता था कि अच्छा बिजनेस लोन है, मार्केट में लोग जो है बिजनेस के लिए आपसे फंड्स ले रहे हैं, तो जो फंड्स ले रहा है वो बिजनेस तो करेगा ही, और अगर मुझसे पैसे लिए तो वापस भी करेगा। बट डाउन द लाइन 1 ईयर मुझे ये समझ में आ गया कि ये पैसे नहीं आने वाले, क्योंकि अगर एक बिजनेस के लिए मैंने पैसे दिए हैं तो 90% चांसेस ये होते हैं कि उसमें डिफॉल्ट हो सकता है। अगर 90 ना भी बोले तो मोर देन 50% चांसेस है कि डिफॉल्ट हो सकता है, और वही हुआ। सो किसी तरीके से उसको मैनेज करते करते फिर हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि आज हम लोगों ने एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म से एनबीएफसीज के साथ जुड़ के इंस्टेंट पर्सनल लोन्स और छोटे छोटे लोन्स करना स्टार्ट किए, जो कि अभी हम लोग रन कर रहे हैं। सो क्रेडिट टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोगों ने लेंडिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी काम किए, जैसे कि फिर हम लोगों ने जैसे टीम ले आना स्टार्ट कर दिया था। तो आज भगवान की कृपा रही और छोटा सा हम लोगों ने एक अपना सेटअप स्टार्ट किया, जिसमें आज हमारे पास 30-32 लोग हैं काम करने के लिए विद आईटी टीम। एंड हम लोगों ने एनबीएफसीज को एक और काम करके दिया कि आप एक काम करिए, आप मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं एनबीएफसी सेटअप, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं डिसबर्स करने के लिए, हम एक काम करते हैं कि मैं आपको एनबीएफसी सेटअप करके देता हूँ पूरी। तो हम लोगों ने कंसल्टिंग बिजनेस में भी अपना थोड़ा सा एक्सपोजर लेने की कोशिश की, जहाँ पे लोगों को हम लोगों ने ये बोला कि आप एक काम करिए, आपके पास पैसे हैं, आपको मैं जैसे अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला था कि, और आरबीआई ने भी बोला कि जो नॉन रेगुलेटेड मार्केट में लोग हैं, जिनके पास फंड्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में ओपन में लोन देते हैं और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने सुना था, जिसमें उन्होंने बोला कि उनको रेगुलेशन में ले आना ज़रूरी है। तो हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आए कि नहीं अब हम एनबीएफसी की ओर जाना चाहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें कंसल्टिंग बिजनेस में भी आए कि कंसल्ट करके देखते हैं, इनको कंसल्टिंग दे के देखते हैं। एंड फिर ये जर्नी रही जिसमें हम लोगों ने उनको कंसल्टिंग दी, कुछ लोगों की एनबीएफसीज हम लोगों ने सेटअप कराने के लिए बहुत सारे सीएस एंड हमारे जो खुद के सीएस जो कंसल्टेंट्स थे जो हमारे साथ जुड़े थे, तो उनके साथ जुड़ के हम लोगों ने कुछ लोगों को एनबीएफसीज बनाने का भी रास्ता दिखाया। फिर आईटी प्लेटफॉर्म हमने उनको बना के दिया, और आज के समय में सक्सेसफुली वो अपना विद आईटी प्लेटफॉर्म डिसबर्समेंट्स कर रहे हैं। सो एक छोटा सा डिफरेंस ये हम लोगों ने क्रिएट किया कि मार्केट में हम लोगों ने देखा कि जो एनबीएफसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, आज भी मोर देन 50% एनबीएफसीज उनके पास अपना आईटी प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा। वो डिसबर्समेंट तो करती हैं, बट वो खोजती हैं कि वो डिसबर्समेंट किसी फिनटेक के साथ करें। अब फिनटेक के साथ करने में एक इशू आता है उनको कि वो ट्रस्ट कहाँ से लेके आएंगे, जैसा कि आपने बताया कि आरबी कहती भाई सारा जो है अगर डिफॉल्ट होगा तो सारा एनबीएफसी का डिफॉल्ट है, वो फिनटेक का कोई रिस्पॉन्स करेक्ट। तो वो एनबीएफसी का पोर्टफोलियो खराब हो रहा है, तो वो ट्रस्ट कहाँ से लेके आएंगे। तो अब हम लोगों ने उनको बोला कि नहीं आप एक काम करो, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देता हूँ जिसमें आप अपनी लेंडिंग कर सकते हैं। तो कुछ एनबीएफसीज हमारे साथ कनेक्ट हुए और आज की डेट में सक्सेसफुली डिसबर्समेंट्स वो करते हैं, पर्सनल लोन्स कर रहे हैं, कुछ व्हीकल लोन्स कर रहे हैं। तो आज की डेट में आपका कितना एक्सपोजर होगा आपकी कंपनी उस लोन का मोटा मोटा? देखिए अगर क्योंकि लेंडिंग का भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, छोटा बिजनेस है तो बहुत बड़ा तो नहीं, बट हम लोगों ने करीब 10 CR डिसबर्स किया था। अच्छा। पिछले 4-5 महीनों में 10 CR डिसबर्स किया है हमने। तो रोहित जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। हम लोग बात करते हैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आम आदमी है वो ये जानना चाहता है कि वो तो जो लोन लेता है वो बैंक से लेता है या ज्यादा से ज्यादा एनबीएफसी,
है ना, कि होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, या कोई कंज्यूमर लोन ले लिया, घर में फर्नीचर वगैरह कुछ खरीद लिया। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा बताइए, ये बैंक में, एनबीएफसी में, ये फिनटेक में क्या डिफरेंस, फिनटेक क्यों आई एग्जिस्टेंस में? देखिए, फिनटेक और फिनटेक एग्जिस्टेंस में इसलिए आई, अगर हम लोग सिर्फ फिनटेक की बात करते हैं अभी, तो फिनटेक को आप एक ब्रिज मान सकते हैं कस्टमर्स और एनबीएफसीज के बीच में। होता क्या था कि जब कस्टमर, अगर किसी की 10,000 रुपये सैलरी है या 12,000 रुपये सैलरी है, आप मार्केट में देखेंगे मोस्टली लोन्स किसको मिलते हैं, सैलरीड पर्सनल्स को मिलते हैं। अगर आप बात करेंगे कि कोई अगर अपनी छोटी शॉप चला रहा है, वो अगर लोन लेने जा रहा है, तो एनबीएफसी यूजुअली उनको कंसीडर नहीं करती, तो उनको बैंक कंसीडर करते थे। तो अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करूं जिनकी 10,000 सैलरी है, या ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज हम बात करें, तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज है, तो उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल था। तो और सबसे बड़ी चीज ये थी, वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज हैं, शायद बीच में एजुकेशन गैप भी आता था, जिसकी वजह से वो रीच आउट नहीं कर पाते थे कि मैं बैंक्स में जाऊं या एनबीएफसीज के पास जाऊं। पहली चीज तो बहुत सारे लोगों को, मेरे ख्याल से जो करंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इससे पहले लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि एनबीएफसीज होती क्या है। अच्छा। ले मैन की अगर मैं बात करूं, तो आज से 10-15 साल पहले अगर मैं किसी से बोलूं कि लोन लेना है, तो वो उनको ये समझ में आता था कि लोन का मतलब है कि मुझे बैंक जाके लोन लेना है। उनके दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं आता था कि एक प्राइवेट कंपनी भी ऐसी हो सकती है जो आपको मार्केट में लोन देगी। अगर वो देती भी थी, तो वो LIC जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जो मार्केट में होल्ड करते थे, अच्छा कैप्चर होल्ड था उनका, जो लोन देते थे। बट उनसे भी लोन लेना बहुत ही कठिन काम था एक लेमैन के लिए। तो वो जाते थे, 10,000 का लोन भी लेना है तो बैंक में जाते थे। और बैंक्स पहले, आज से 15-20 साल की पहले की बात करें, तो 10-12 हज़ार एक बड़ा लोन माना जाता था जो लोग लेते थे। उससे अपना टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, या डेली हाउस होल्ड की जो चीजें थी वो कंप्लीट करते थे। फिर वो 10,000 के लोन को 1 साल में पे करते थे। वहां से एक सेटअप स्टार्ट हुआ जो कि DSA का सेटअप था। बैंक तक लेके कौन जाएगा? तो ऑफलाइन मोड में अब किसी को फॉर्म फिल करना है तो वो बैंक जाता था। अब बीच में एजुकेशन गैप आ गया है मेरे। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी थी जब DSAs लोगों को ऑफलाइन हाथ पकड़ के लेके जाते थे कि मैं आपका फॉर्म फिल करूंगा और आप बैंक से लोन ले लीजिए। अब क्योंकि डिजिटल टाइम चल रहा है, डिजिटल एरा में NBFCs भी डिजिटल हो रही हैं, बैंक्स भी डिजिटल हो रहे हैं और DSAs भी डिजिटल हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे बीच में एक ब्रिज क्रिएट हुआ कस्टमर्स के और NBFCs के बीच में। बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर कस्टमर्स को लोन लेना है, आज की डेट में मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल हैं और डायरेक्टली आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाते हैं, ऐप आपने डाउनलोड की और 5,000 का लोन चाहिए, 2,000 का लोन चाहिए। आजकल ऐसे भी लोन अवेलेबल है कि आपको 2,000 का लोन चाहिए, 3 महीने की EMI में दे देंगे। तो वहां से फिनटेक का गैप्स खत्म, मतलब जो NBFC और का गैप था कस्टमर्स का, वो खत्म करने के लिए बीच में फिनटेक्स का आना जरूरी हो गया था। अब थोड़ा सा एक मिथ ये है लोगों के बीच में कि फिनटेक्स होती क्या है, फिनटेक्स को मैं कैसे सर्च करूं। लोगों का होता है कि मैं एक सर्च इंजन पे जाता हूं, वहां पे मैंने सर्च किया कि मुझे लोन चाहिए, मैं किससे लोन लूंगा। वहां पे NBFCs भी आती हैं, बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी आती हैं, तो लोगों को ये समझ नहीं आता है। तो आज की डेट में मैंने देखा है कि लोगों को ये लगता है कि फिनटेक और DSAs एक है, क्योंकि दोनों का काम लोन देना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि फिनटेक्स और DSAs दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। DSAs का काम प्योरली आपको लोन दिलाना, या किसी से आप एज अ एग्रीगेटर उन्होंने आपको मिला दिया। बट फिनटेक्स का जो काम है, जैसा नाम ही है फिनटेक, जहाँ जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आपको देता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहा है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद देख सकते हैं। तो एक तो ये पार्ट है फिनटेक का, लेंडिंग एक पार्ट है फिनटेक का। फिनटेक का इसके अलावा बहुत सारे काम है, जैसे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, इन सेंस कि आज आप इंश्योरेंस ले पा रहे हैं ऑनलाइन, या आप ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर्स देखते हैं जो कि ऑनलाइन हो चुके हैं। तो वो सारा काम जो है एक फिनटेक के अंदर आ चुका है आज की डेट में। जरूरी नहीं है कि आप फिनटेक को सिर्फ लोन ही कंसिडर तो अगर हम फिनटेक की बात करें तो हमारे इंडिया में टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं? देखिए, अगर सिर्फ हम फिनटेक्स की बात करते हैं, टॉप 5 की बात करेंगे, अगर मैं नाम कोट कर सकता हूं तो सबसे बड़ा नाम आज की डेट में हम देख रहे हैं, एक क्रेड है मार्केट में। आज की डेट में मोबीक्विक अवेलेबल है, फोन पे अवेलेबल है, पेटीएम ऑब्वियसली सबसे बड़ा था भी और आगे भी आने वाले दिनों में जो दिख रहा है, मार्केट ट्रेंड दिख रहा है, पेटीएम होने वाला है। तो ये जो एप्स हैं ये आपको फिनटेक
एप्स हैं जो आपका एक तरीके से गैप कवर कर दी हैं आज की डेट में। आप आज पेटीएम पे जाते हैं, आप या एयरटेल को भी देख लीजिए, आज एयरटेल जैसी कंपनी जो कम्युनिकेशन कंपनी है उसके ऐप पे भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां से इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप वहां से पेमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो हर वो चीज जो आपका टेक्नोलॉजी वे में आपका गैप खत्म कर रही है फाइनेंस का, वो एक फिनटेक है। डीएसए, आज लोग क्या कहते हैं कि मैं डिजिटल हूँ, मैं फिनटेक हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये मिथ है लोगों में अभी भी, कि एक डीएसए और एक फिनटेक एक ही है। लोगों को ये लगता है कि वो एक है, जबकि ये दोनों बहुत ही सेपरेट चीजें हैं। डिजिटल मतलब अगर कोई कंपनी है जो डिजिटली सिर्फ आपको लोन दे रही है, आप उसको फिनटेक की जगह उसको डिजिटल डीएसए कह सकते हैं, जो पहले ऑफलाइन होते थे अब ऑनलाइन हो चुके हैं। बट अगर कोई अपने आप को क्लेम कर रहा है कि मैं फिनटेक हूँ, तो ऑब्वियसली सिर्फ वो फिनटेक अगर है और सिर्फ लेंडिंग में काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको हमें फिनटेक में कंसीडर करना चाहिए। उनको मुझे डिजिटल डीएसए ही कहना चाहिए अभी भी। फिनटेक का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेंडिंग से कहीं और ज्यादा, बहुत सारे काम करती फिनटेक कंपनीज। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको लोन दें। वो तो जनरली हम लोग जो जानते हैं रोहित जी, वो ये जानते हैं कि पर्सनल लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया। करेक्ट। आज की डेट में और कौन कौन से लोन लोग लेते हैं? आपके पास कैसे लोग आते हैं इन लोन के अलावा? देखिए, मार्केट की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली जो आपने बताया पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, पहले इतने ही लोन हुआ करते थे मार्केट में, और आज भी देखा जाए तो मेजरली यही लोन्स होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं आज भी मार्केट में अब एग्जिस्ट करने लगे हैं। लाइक आपके एजुकेशन लोन है, जो सबसे बड़ा एक मार्केट शेयर करता है। एजुकेशन लोन हो गया आपका, इंस्टेंट पर्सनल लोन्स हो गए। आज आपने एप्लीकेशन देखा कि 30 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो विद इन सेकंड्स क्लेम करते हैं। आपने अप्लाई किया और सेकंड्स में आपके बैंक अकाउंट में आ गया। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं, लाइक एग्रीकल्चर के ऊपर लोन मिलने लगे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स आने लगे। तो बहुत सारे लोन आज के डेट में अवेलेबल हैं। एक हमने रोहित जी और देखा, हमने कहीं पढ़ा दुकानों पर लिखा हुआ कि आधार कार्ड से पैसा निकालें। तो ये कौन सा लोन होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, आधार कार्ड से पैसा निकालें, जो आपने पढ़ा है एकदम सही पढ़ा हुआ है। इसको मैं लोन की कैटेगरी से पहले मैं कंसीडर करूंगा कि आधार कार्ड से जो पैसा निकालने वाला जो टर्म आजकल दुकानों पे लिखा रहता है, वो बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट से ही पैसा निकाल के दे रहे हैं। अच्छा। आपके अकाउंट में आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, आप एटीएम नहीं जा सकते, या बैंक एक्सेस आपके पास नहीं है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं, जो बहुत ही लो इनकम पे हैं। मैं एग्रीकल्चर कोट नहीं करूंगा, बट ऐसे लोग जो बैंक्स का एक्सेस उनके पास नहीं है, बट बैंक अकाउंट में उनके पैसे हैं, और डरते हैं वो लोग बैंक में जाने से डरते हैं। कंप्यूटर आईटी के बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं पता है उनको। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, किसी ऐसे स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आप आधार कार्ड से अपने पैसे निकाल सकते हैं। उनके सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वो वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं उनको, क्योंकि अभी यूज करने नहीं आया है एटीएम कैसे यूज होता है, तो वो आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। बट आजकल बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे आधार कार्ड के बेस पे आपको लोन भी मिल रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जहाँ पे लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं। कितना तक मिल जाता है मैक्सिमम? देखिए, मिलने की ऐसी बहुत बड़ी लिमिट तो किसी ने डिक्लेयर नहीं की है, बट देखा जाए तो आपको 1,000 से लेके 10,000, 50,000 इस तरीके के लोन्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपका क्या कहता है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या, वो कितने पैसे उसमें रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, तो उसके बेस पे आपको लोन मिल सकता है। और आज भी मोस्टली जो लोन्स मिलते हैं, जैसे सैलरी पर्सनल लोन्स हैं, लोगों को लगता है कि मेरी सैलरी 4 लाख है, 5 लाख है, तो मुझे 4 लाख के अगेंस्ट में 8 लाख रुपए लोन मिल जाने चाहिए, 10 लाख मिल जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 8 लाख की सैलरी और वो 5,000 का लोन भी उनको नहीं मिल रहा है। उसका रीजन मार्केट में निकल के ये आता है, जब हम तो क्रेडिट स्कोर ही होगा बहुत बड़ा रीजन। क्रेडिट स्कोर बहुत बड़ा रीजन है इसका, बट मुझे लगता है अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्रेडिट स्कोर से कंपनीज हटके कस्टमर्स की पेइंग कैपेसिटी देखने लगी, और पिछले 6-7 महीनों का उनका पेइंग ट्रेंड क्या रहा। अच्छा, मान लीजिए मेरी 5 लाख रुपए मंथ की सैलरी है, ठीक है, लेकिन मेरे जो खर्चे हैं वो 4.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए मुझे सिर्फ बच रहे हैं। तो एक तरीके से मेरी रीपेइंग कैपेसिटी 50,000 रुपए, तो यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा की ईएमआई वाला लोन मुझे नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता है ना, यही है। और उसमें एक चीज और भी होती है। मान लीजिए कि आपने बोला कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है और आपको बड़ा लोन नहीं मिल रहा क्योंकि आपको 50,000 रुपए ही आप सेव कर पा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस हैं। तो अब कंपनीज क्या करती हैं कि मतलब पहले बैंक्स में ऐसा नहीं हुआ करता था, आज के डेट में बैंक्स भी ये काम कर रहे हैं।
आपका एक इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है बैकएंड अच्छा। कि आपकी इनकम क्या है और उसके अगेंस्ट में आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसेस आपके हो क्यों रहे हैं, क्या वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं या लग्जरी एक्सपेंसेस हैं, क्या वो नेसेसिटी एक्सपेंसेस हैं कि नहीं। अगर आप नेसेसिटी के अलावा लग्जरी में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपकी पेइंग कैपेसिटी उसके बाद क्या बच रही है। हो सकता है आप 5 लाख में से या हो सकता है हम जो है एक हम साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, तो वो आपकी रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो वहां से पोटेंशियल बढ़ गया। करेक्ट है ना, लोन का। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कहना एकदम गलत है कि सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर इन्फ्लुएंस करता है जरूर करता है उसको, बट आज की डेट में मुझे लगता है कि 30-40% अगर क्रेडिट स्कोर आपका इन्फ्लुएंस करता है तो 60% आपकी कैपेसिटी इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी करंट रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, पिछला ट्रेंड क्या है आपका, कि आपने लोन पे कैसे किया है, ये जरूर देखा जाता है। नेचुरल जब बैंक पैसा या एनबीएफसी आपको या कोई भी आपको लोन देगा तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि आप पैसा वापस भी कर पाओगे। करेक्ट। अगर डिफॉल्ट हो गया, उसका पैसा चला गया, फिर तो बेकार है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये कि क्रेडिट स्कोर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होगा कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है। रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। आज की डेट में एक चीज और भी देखी गई है, मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था, जो हम लोग भी कंसीडर करते हैं, वो है फैमिली इनकम। जरूरी नहीं है कि आपकी जो इनकम है, मान लीजिए आपने बोला कि 5 लाख रुपए आपकी इनकम है और आप 50,000 रुपए सेव कर पा रहे हैं, अब वो 50,000 ही आपकी इनकम है या फिर आपके साथ आपकी वाइफ की भी इनकम है। ठीक बात है। तो स्पाउस इनकम, आपके ब्लड रिलेटिव की इनकम, हम लोग कोशिश करें तो ये कंसीडर किया जाता है। या मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी पेंशन आ रही है। करेक्ट। तो ये सारी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके लोन को। अच्छा, दूसरा रोहित जी, अभी पहले बहुत ये हो रहा था कि हमारे पास एसएमएस आते हैं कि आपको लोन चाहिए, 2 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। करेक्ट है ना। और बहुत से लोग हमारे इंडिया में इसको अवेल करते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। खासकर कोरोना आया था 2020 में, तो बहुत से लोग परेशान हो गए, लोगों की जॉब चली गई, लोग इस चक्कर में फंस गए कि एसएमएस आया, उसको देखा, क्लिक कर दिया। करेक्ट। और पैसे तो ले लिए, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता था कि वो बेचारे चुका नहीं पाते थे। और फिर बैंक या जो लोग लोन देते थे, शायद उसमें ये भी कहते कि चाइनीज कंपनी बहुत इन्वॉल्व थी इसमें। करेक्ट। है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, सब क्या था। देखिए, कोरोना टाइम से अगर मैं बात करूं, कोरोना टाइम से पहले चाइनीज कंपनी इंडिया में एंटर कर चुकी थी। उसमें भी कुछ इंडियन कंपनीज की ही देन थी, जो चाइनीज कंपनीज को एंटर कराया उन्होंने। अच्छा। बट आज भी मैं बताता हूँ कि मार्केट में अगर एनबीएफसीज को आज मैं और आप बैठ के हम लोग बात कर पा रहे हैं और फिनटेक्स के बारे में हम बात कर पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनी की ही देन है। अच्छा। क्योंकि आज से 10, 12, 15 साल पहले इंडिया में वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि आप 2 मिनट के अंदर लोन ले पाए। आपको लोन लेना था तो आप अप्लाई करते थे। पहले तो बहुत टाइम लगता था, 15-20 दिन 25 दिन लग जाते थे आपको एक लोन क्रेडिट होने में। चाइनीज कंपनी ने बहुत गड़बड़ियां की मार्केट में, मार्केट को खराब भी किया बहुत। बट इंडियन मार्केट में एक चीज जरूर अवेयरनेस फैलाई कि 2 मिनट के अंदर भी लोन दिया जा सकता है। सो करेक्ट है, बहुत सारे कंपनीज ऐसी भी थी मार्केट में, और आज भी ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती हैं। देखिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना गलत नहीं है, बट आप दे किसको रहे हैं ये जरूर देखना चाहिए। रीपेइंग कैपेसिटी उसकी है ही नहीं। करेक्ट। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि आप आज अप्लाई करेंगे कि मुझे 500 रुपए का लोन चाहिए, 500 रुपए का भी 3 महीने में लोन मिल जाता है। तो क्या ये लोग 500, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए के लोग लोन लेते हैं इंडिया में? जी, एकदम लेते हैं। अच्छा, और ये रेशियो क्या होगा, कितने % लोग लेते होंगे? देखिए, आज की डेट में ये जो आप कैटेगरी हम लोग बात कर रहे हैं, जो 500, 1000, 2000, 10,000 तक का भी लोन है, इसको अगर बेटर वे में मैं बात करूं या गुड वे में बोलूं, तो आज की डेट में लोग क्रेडिट कार्ड का इसको रिप्लेसमेंट समझते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं। अच्छा। या वो अवेल नहीं करना चाहते, उनको ये लगता है कि अगर मैं अवेल कर लूंगा तो मैं पे कैसे करूंगा उस पे, क्योंकि वो अनलिमिटेड खर्चा हो जाएगा। मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड रखा हूँ, कभी भी गया, मैंने स्वाइप कराया और मेरा यूज कर सकता हूँ मैं उसे। बट ये जो छोटे लोन्स होते हैं, वो एक तरीके से देखा जाए मार्केट में अच्छी चीज भी है, बट अगर अच्छे तरीके से यूज किया जाए और अच्छे तरीके से दिया जाए, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मान लीजिए मैंने 500 रुपए का या 2000 रुपए का आपको लोन दिया, और आपने किसी ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो वो आप देखेंगे कैसे? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए आरबीआई का भी एक डिक्लेरेशन है कि कोई भी एनबीएफसी है या कोई भी बैंक है, जब आप लोन देते हैं तो एक टर्म आजकल आरबीआई का आप बहुत सुनेंगे, या आप सर्च इंजन पे उसको सर्च करेंगे
तो आपको मिलेगा वो है एनुअल परसेंटेज रेट। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपने एपीआर कितने एपीआर पे कौन सा लोन अवेल किया है। जरूरी नहीं है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है आपको 18%, 19% पे मिल रहा ये हो। हमने लिखा हुआ देखा है कई जगह कि 1% पे आप लोन लीजिए। करेक्ट। अब वहां पे ये नहीं बता रहे 1% ये मंथली है या ईयरली है या क्या है। करेक्ट। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये कि एनुअल परसेंटेज रेट जो है देखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। और लोग ये देखते ही नहीं है, भाई मुझे 500 रुपए की लोन लेना है, मुझे 500 रुपए चाहिए। तो यानी कि मेरा बैकग्राउंड भी वैसा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। जब वैसा है तो मैं ये सब कहाँ देख पाऊंगा कि एपीआई कितना है, एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट कितना है, नहीं पता चलेगा। हाँ, तो आज के डेट में मैंने ये देखा है, जैसे हम लोग भी जब लेंडिंग बिजनेस में हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि जैसे आपने बोला कि कोई सामने जो लोन अवेल कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो लोन ले रहा है। बट आज की डेट में मैंने एक ट्रेंड भी देखा है कि वैसे लोग भी लोन ले रहे हैं जो अवेल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी अवेल कर सकते हैं, बड़े लोन्स भी अवेल कर सकते हैं, बट वो छोटे छोटे 2-2 हज़ार रुपए के लोन लेते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि उनको कभी फ्यूचर में उनका एक प्लान होता है कि मैं 6 महीने बाद एक बड़ा लोन अवेल करूंगा। तो बड़ा लोन अवेल करने के लिए मुझे मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी या रीपेमेंट हिस्ट्री तो अच्छी होनी चाहिए। तो वो कैसे अच्छी होगी? नहीं तो वो तो क्रेडिट कार्ड यूज करके भी आप कर सकते हो अपनी। एकदम कर सकते हैं, बट मैंने जो बताया अभी कि लोग इस तरीके के लोन्स को एक क्रेडिट कार्ड का रिप्लेसमेंट मानते हैं। अच्छा। कि जब जरूरत होगी मैं अप्लाई करूंगा, 2 मिनट के अंदर मुझे क्रेडिट कार्ड में आपको कंट्रोल नहीं कि पड़ा हुआ है, हाँ, बनाया वो स्वाइप हो रहा है और यूज होता जा रहा है। यहाँ कंट्रोल है कि मुझे 2000 यूज करना है, मैंने 2000 अप्लाई किया, मुझे 2 मिनट के अंदर आ गया, मैं 10 दिन बाद फिर रीपे कर दूंगा उसे। तो इसलिए इसको एक रिप्लेसमेंट के लिए मैं मानता हूँ। बट जहाँ तक बात है छोटे लोन्स की, लोग इससे रीपेमेंट अपनी हैबिट्स क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाए, रीपेमेंट हिस्ट्री दिखने लगे कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में जाके एक बड़ा लोन ले पाऊँ। तो इससे भी थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस होती है ये मार्केट कि लोग इस तरीके के लोन क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख की सैलरी है और 2-2 हज़ार का लोन ले रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, जो इतने छोटे लोन है इसमें क्या आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट है? आरबीआई को पता है ये सब चल रहा है मार्केट में? जी देखिए, अभी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में बैठी हैं, रजिस्टर्ड एनबीएफसीज हैं, हाँ। जो इस तरीके के लोन्स देती हैं। तो आरबीआई को ऑब्वियसली वो पता है, जिसमें अब जैसे आरबीआई को हर 6 महीने पे, 3 महीने पे एक डिक्लेरेशन देना एनबीएफसीज के लिए कंपल्शन है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एनबीएफसीज बताती हैं और आरबीआई को भी ये चीज़ पता है। बट आरबीआई का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल है इन सारे, आरबीआई से भी पहले बोलूँगा, इन लोन्स का मार्केट में बहुत बड़ा रोल है कि आज मार्केट में कंपनीज ऐसी भी हैं जो मंथली या ईयरली 200-200, 300-300 करोड़ का लोन बांट रही हैं। 500-500, 1000, 2000, 5000 के लोन को अच्छा, लेके इनको मिला के इतना बांट देती वो मार्केट में बांट रही हैं। बट एक अच्छी चीज ये है कि मार्केट स्टेबल है उसकी वजह से। अगर आप ये सोचिए कि अगर 2000 का लोगों को लोन मिलना बंद हो जाए या 5000 का लोगों को लोन मिलना बंद हो जाए, तो उनकी जो दूसरे डेट्स चल रहे हैं, या बहुत सारे लोग इसलिए लोन लेते हैं कि मुझे दूसरी ईएमआई पे करनी है, तो वो ईएमआई पे कैसे होगी? तो उसको स्टेबल करने के लिए भी इस तरीके के लोन्स का बहुत बड़ा रोल है। बट अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि लोग, आप लोन दे किसको रहे हैं और आप लोन ले किससे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप अनरजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन ले लिए, आप किसी ऐसी कंपनी या ऐसे डीएसएस से मिलकर लोन ले लिए जो लोन तो दे दिया आपको, बट जब आपने लोन लिया तब एक टर्म था कि आप मुझे 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में पे करेंगे। बट 20 दिन होते ही उसने बोला कि नहीं, मेरा पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ पेनल्टीज और ये सारी चीजें आप मुझे पे करिए। तो वहां पे गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं और ऑब्वियसली वहां पे आरबीआई का इंटरवेंशन भी है। और आरबीआई आजकल जो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, बाकी कंट्रीज के हिसाब से भी अगर देखें तो इंडियन मार्केट जितना स्टेबल है उसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है और आरबीआई इसको स्टेबल करके रखी हुई है इस प्रोडक्ट को। अच्छा, पहले हम ये सुनते थे कि अगर मैंने लोन लिया है, कार लोन लिया है, मान लीजिए मैं ईएमआई नहीं दे पाया, तो बैंक्स अपने जो रियलाइजेशन एजेंट भेज देता था। करेक्ट। तो आज भी क्या ये होता है? देखिए, ये जो एजेंट्स की हम लोग बात करते हैं, कलेक्शन एजेंट्स जो होते हैं वो हर कंपनी के पास होते हैं। अच्छा, आज भी भेजते हैं? आज भी भेजते हैं, बट उसके कुछ पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं कुछ, जो कि मानना कंपलसरी है और अगर कोई नहीं मान रहा है तो गलत चीज है। तो आज ऐसा हो सकता है कोई मेरे घर के बाहर आके, मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा, मेरी कार उठा ले जाए, मुझे गाली दे आके, ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
आज की अगर डेट ऐसा में। हो रहा है तो ये एकदम इलीगल चीज़ है। आप डायरेक्टली आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बट इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कहीं से लोन लिया और मैं पे नहीं कर पाया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है मैं इंटेंशनल डिफॉल्टर हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई रीज़न ही रहा हो लोन ना पे करने का। बट अगर मैं इंटेंशनल डिफॉल्टर भी हूँ तो किसी भी कंपनी को ये राइट नहीं है कि मेरे घर के बाहर आके वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। हाँ, एक तरीका है इसका जो जिसमें आरबीआई ने कंपनीज को भी छूट दी हुई है कि आप घर ज़रूर विजिट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर एनबीएफसी से एक नोटिस लेनी पड़ेगी जो विजिट कर रहा है। उसको प्रॉपर लोन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किसके घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। एक टाइम सेट किया हुआ है आरबीआई ने कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में, जो कि जैसे सुबह 7 से रात के शाम के 6 बजे तक अगर आप जा रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, एकदम विजिट कर सकते हैं कस्टमर्स। बट वो विजिट करने के लिए भी कस्टमर की ही कंसेंट चाहिए। अगर मैंने मना कर दिया कि नहीं आप मेरे घर नहीं आएंगे तो आप एंटर भी नहीं कर सकते। अच्छा। आप मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे घर के बाहर आप खड़े होकर मेरा नाम नहीं ले सकते। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो एकदम इलीगल है। आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में आपके वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। सो आरबीआई इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा रोहित जी, एक बात और देखा है मैंने, हमारे साथ होता है कि मैंने कार लोन ले लिया, मैंने होम लोन ले लिया, करेक्ट। अब मेरी जॉब चली गई, ठीक है, अब मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ होती है तो हमारे दर्शक क्या करें, जरा उनको बताइए। रीस्ट्रक्चरिंग कराएं लोन की या क्या करें, कैसे हैंडल करें सिचुएशन को? देखिए, सबसे पहली चीज़ होता क्या है कि मार्केट में देखा गया है जब लोग लोन ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं तो एनबीएफसीज के या फिर बैंक्स के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि कहीं डिफॉल्ट हो गया है मेरा। थोड़ा सा एनबीएफसीज और बैंक्स को भी ये समझने की ज़रूरत है और कस्टमर्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि रीस्ट्रक्चरिंग आपका अधिकार नहीं है। आरबीआई ने ये बोला हुआ है, ये किया जा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकते हो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये कंपल्शन नहीं है कि आपको ये मिले ही। क्योंकि आपने जब लोन लिया था तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ था कि आप अपने एक फिक्स टर्म पे इस लोन को रीपे करेंगे। बट अगर आप इसको अधिकार समझ के किसी एनबीएफसी से या बैंक से ये बोलते हैं कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगी। बट मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ज़रूर कि ठीक है, मैं आज पे नहीं कर पाया हूँ, मैं इंटेंशनल डिफॉल्टर नहीं हूँ, मेरी इंटेंशन क्लियर है पे करना है, तो हो सकता है एनबीएफसीज और बैंक उसको कंसीडर करें। रीस्ट्रक्चरिंग ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कस्टमर्स के लिए कि अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप एनबीएफसीज को बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं 3 महीने पे नहीं किया, मैंने 4 महीने मैंने पे नहीं किया, बट क्लियर इंटेंशंस है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए और आप ईएमआई अपनी रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। बट ये हमेशा बड़े लोन्स में पॉसिबल है। छोटे जो लोन्स जो होते हैं 5,000 10,000, मुझे नहीं लगता कि उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हालांकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अगर आप पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एनबीएफसीज को भी अपना डिफॉल्ट रेशियो मेंटेन करना होता है, तो अगर कस्टमर एनबीएफसीज को लगता है कि कोई कस्टमर ऐसा है जो एनपीए हो सकता है या राइट ऑफ हो सकता है, मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ इसमें, अगर ऐसा हो सकता है तो एनबीएफसीज भी कई बार ऐसा ऑप्शन दे देती हैं आपको कि ठीक है, चलिए आप 10,000 रुपये नहीं पे कर पाए, पेनल्टी लगा के आपका ये 12-13 हज़ार रुपये का लोन हो चुका है, मैं काम करता हूँ 2 महीने की ईएमआई दे देता हूँ आपको। तो कन्वर्जन एकदम अवेलेबल है मार्केट में, बट उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग में आप ये कह रहे हो, ये हो सकता है कि आपकी जो लोन अमाउंट है, जो आपकी ईएमआई आ रही है, उसको आप कम करा लो, बढ़वा लो। जैसे मान लो 10 ईएमआई 10-10 हज़ार की, आप उसको 5-5 हज़ार की ईएमआई करवा लो। आप एकदम करवा सकते हैं, ये करवा सकते हो। या ये भी हो सकता है कि भाई 6 महीने का मुझे मॉरेटोरियम दे दीजिए। मॉरेटोरियम भी एक ऑप्शन है इसमें। एक ऑप्शन ये, हाँ, एक ऑप्शन ये भी है। एक ऑप्शन, अब जब जैसे आप मॉरेटोरियम की बात कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि आप जब लोन ले रहे हैं तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ें, क्योंकि कोई भी लोन एग्रीमेंट जो होता है, जो आज भी मार्केट में हम देखते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बड़े होते हैं। और आज की डेट में आरबीआई ने एकदम क्लियर कर रखा है कि लोन लेते वक्त आपके पास चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, उसको एक सैंक्शन लेटर देना जरूरी है कि आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, जिसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। देन आपके पास लोन एग्रीमेंट आएगा जिसपे आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। अब वो चाहे डिजिटल सिग्नेचर हो चाहे फिजिकल सिग्नेचर हो, वो एनबीएफसी और बैंक की राइट्स हैं, वो क्या करा रहे हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपके साथ है। उसमें आप पढ़िए कि उसमें रीस्ट्रक्चरिंग के राइट्स दिए गए हैं कि नहीं। तो चाहे वो छोटा लोन हो चाहे वो बड़ा लोन हो, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि 99% कस्टमर जो होते हैं वो पैसे मिलने के बाद वो देखते भी नहीं है। उन्हें बोला गया कि आज पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, उन्होंने सिग्नेचर करके दे दिया आपको। तो वो सबसे बड़ा इशू है आज के समय। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि मान लीजिए मैंने लोन ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैं जो है मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, मेरी जॉब चली गई,
मेरे पास कोई एसेट्स ऐसा ज़्यादा है नहीं, मेरी लाइबिलिटीज़ मेरी एसेट्स से ज़्यादा हो गई। एक तरीके जिसको आप एनपीए बोलते हैं, है ना, आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया। तो अब आपके पास क्या राइट्स हैं? आप एनसीएलटी जा सकते हैं मेरे अगेंस्ट, क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपना लोन रिकवर करेंगे? देखिए, मोस्टली एनबीएफसीज क्या करती हैं, जब आपका लोन एनपीए हो जाता है, डिपेंड करता है कि वो लोन की वर्थ कितनी है। मान लीजिए कि मैंने आपको 10,000 रुपए का लोन दिया है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंपनीज लीगल प्रोसीजर्स में जाएं। हालांकि राइट्स होते हैं एनबीएफसी के पास, वो जा सकती हैं, बट जहां तक बड़े लोन्स की बात है, ऑब्वियसली वहां कंपनीज जाती हैं। होम लोन है, कार लोन है, वहां जाती हैं कंपनीज, कोर्ट में भी जाती हैं। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कस्टमर्स को ये लगता है कि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वहां पे भी डिस्कशंस के फोरम होते हैं, हमेशा ओपन होता है। आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपनी चीज़ें रखिए और अपनी सिचुएशन समझाइए कि क्या इशू है। हो सकता है आपको सामने ही कोर्ट भी ये ऑर्डर दे सकती है कि आपका लोन रिस्ट्रक्चर किया जाए। बट उस केस में जब ये ऑर्डर्स होते हैं, उसके बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इसका। हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना ये जा सकता है। बट बहुत ही क्लियर इंटेंशन होना चाहिए आपका भी, और जो सामने एनबीएफसी है या बैंक है, उसका भी क्लियर इंटेंशन होता है कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं। उनका तो क्लियर है ही, आपका भी बहुत क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि आज मुझे अगर ऑर्डर मिलेगा तो मैं कल से पेमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। आपका रीजन जेन्युइन होना चाहिए ईएमआई पे ना करने का। करेक्ट। ऐसा नहीं इंटेंशनली कर रहे हो, आप फोर्जरी करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आप अपने इंटेंशंस को क्लियर नहीं बता पाते हैं, तो ज़रूरी ये होता है कि आप जब जा रहे हैं कोर्ट के सामने तो अपने इंटेंशंस को क्लियरली रखिए और गलत चीज़ें मत बताइए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि वो वेरीफाई हो सकती है चीज़ें। तो ये कस्टमर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा, मैंने लोन लिया और अभी तक जो है कई सालों तक ईएमआई देता आया। एक ईएमआई मैं नहीं दे पाया, इसके बाद एक और नहीं दे पाया, एक या 2 ईएमआई मैं नहीं दे पाया, तो मेरा क्रेडिट स्कोर कब इम्पैक्ट करेगा? तुरंत ही कर जाएगा या कुछ टाइम बाद जाके क्रेडिट स्कोर, जो सिविल बोलते हैं जिसको? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, पहले लोगों को ये होता था कि ठीक है, आज मैंने पेमेंट नहीं की, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट करेगा। बट आज की जो आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस हैं, उसको अगर हम लोग देखें और ध्यान से देखें, तो उसमें एनबीएफसीज और बैंक्स को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि हर 15 दिन पे आपके क्रेडिट स्कोर को रिपोर्ट करना है। तो अगर आप कहीं से लोन ले रहे हैं और आपने पेमेंट नहीं की, तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो ऐसा नहीं है, वो हर 15 दिन पे आपको इफेक्ट करेगा। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोन सेटलमेंट की ओर चली जाइए, आप सेटल करा लीजिए। एटलीस्ट आपकी जो रिपोर्टिंग है वो डिफ़ॉल्ट की एनपीए या राइट ऑफ होने से अच्छा है कि आप लोन सेटल करा लें। कम से कम एक इंटेंशन ये रहती है, क्योंकि सेटलमेंट के बाद भी कई सारी एनबीएफसीज मार्केट में ऐसी हैं या बैंक्स भी ऐसे हैं मार्केट में, जो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि सेटलमेंट के बाद भी आप क्लोजर करा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सेटलमेंट करा दिया तो सेटलमेंट के बाद अब वो क्लोजर नहीं होगा कभी। आपने मान लीजिए कि आपने 10-12,000, 15,000 या 1 लाख का लोन लिया, आपने उसको 40,000 में सेटल करा दिया। फ्यूचर में आपको ये ऑप्शन भी कई कंपनीज देती हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर गिर चुका है, डाउन हो चुका है और अब आपको उसको फिर से बिल्ड करना है, तो आप 6 महीने, 1 साल बाद, या जब आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, आप बैंक से फिर से कनेक्ट कर सकते हैं या एनबीएफसी से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मेरी उस समय सिचुएशन नहीं थी, अब है, मैं पे करना चाहता हूँ। तो वो ऑप्शन आपके लिए ओपन है, आप उसको पे कर सकते हैं। और बेटर ऑप्शन भी होता है सेटलमेंट का, अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे एक तो जो टर्म है, आजकल कस्टमर्स बोलते हैं कि उनको हरास किया जा रहा है, तो आप उन चीज़ों से भी बचेंगे। हैरेसमेंट शब्द मैं कस्टमर्स की तरफ से यूज़ कर रहा हूँ, यूजुअली कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं कि वो नहीं करती हैं, बट जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है उसके लिए हैरेसमेंट ही है वो। सो आप फ़ोन कॉल से बचते हैं एनबीएफसीज के या बैंक्स के, या फिर वो विजिट करने के लिए बोलते हैं आपको, तो उन चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि कस्टमर्स आज भी डरते हैं इन चीज़ों से। तो आप सेटलमेंट का ऑप्शन हमेशा ओपन है और उसको क्लोज भी कभी भी कराया जा सकता है। अच्छा, अब रोजी लौटते हैं फिनटेक की तरफ। अब आपकी जो फिनटेक कंपनी है, लोन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, इसके अलावा ये और क्या करती है आपकी कंपनी? जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग लेंडिंग बिजनेस में तो हमारा बहुत छोटा सा पार्ट है। आज की डेट में हम लोग एनबीएफसीज को पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं। लाइक उनको अगर एप्लीकेशन बनानी है, अपना कोई ऐप वगैरह बनाना है, हाँ, ऐप बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो ये लेंडिंग प्लेटफॉर्म पूरा बना के देते हैं। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे लाइनअप भी हैं, जिसमें हम लोग दूसरे मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं।
जब मैं मार्केट प्लेस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि हम फिनटेक हैं तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही हो सकते हैं उसमें, कंसल्टेशन हो सकती है, फाइनेंशियल कंसल्टेशन होती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे लाइनअप है जो हम लोग अभी बना रहे हैं। तो कमिंग फ्यू डेज आप देखेंगे मार्केट में कि टेक्नोलॉजीज का हमने एक और प्रोडक्ट भी निकाला हुआ है, तो वो हम कर रहे हैं उस पर काम। और जहाँ तक बात है लेंडिंग की, तो क्योंकि फिनटेक है तो भले ही छोटा पार्ट है, बट जहाँ करनी पड़ेगी लैंडिंग भी आपको। करनी पड़ती है वो। वही जी, ये डिजिटल एज चल रहा है। करेक्ट। तो ये एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो इन सब ने आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट किया है? क्या ये आपको हेल्प कर रहे हैं इम्प्रूव करने में, या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डरने लगे हैं कि एआई की वजह से हमारी नौकरी जा सकती है? तो क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए, मार्केट में एक मिथ ज़रूर चल रहा है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा कि अब एआई आ गया है मार्केट में और वो जॉब्स को ख़त्म कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे एआई आजकल होटल्स में भी आप देखें तो सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें लग चुकी हैं। बट एक्चुअली अगर देखें फिनटेक वर्ल्ड की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, तो फिनटेक में एआई हमेशा एम्पावर ही कर रहा है। अच्छा। इससे पहले जब डीएसएस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, डीएसएस का जो मॉडल था वो आपको लोन दिलवाते थे, एनबीएफसीज या बैंक्स के पास लेके जाते थे, देन बैंक्स उसको एनालाइज करते थे। फिनटेक्स जब मार्केट में आए तो वही चीज़ें डिजिटल हो गई, बट अब उसमें एक स्टेप और इंक्रीज हो गया है, या मैं उसको कहूँगा कि एक बेटरमेंट की तरफ मार्केट बढ़ चुकी है, जहाँ पे एआई आ चुकी है मार्केट में। उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है एनबीएफसीज और बैंक्स और फिनटेक्स तीनों के लिए, कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो इंश्योरेंस लेने के लिए आया हो, या अपने बाइक का इंश्योरेंस ले रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, या कोई और प्रोडक्ट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, तो एआई उसमें आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेंडिंग। कि मान लीजिए आपने अपना लोन अप्लाई किया, ठीक है, पहले मुझे एक प्रॉपर एक टीम लगती थी जिसमें मुझे देखना होता था कि बैंक स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, कहीं केवाईसी करना, हाँ, तो फॉर्जरी तो नहीं हुई है उसमें, कुछ चेंजेस करके तो नहीं दिए। जब से एआई आई है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का काम भी हमारा आसान हुआ है। तो मैं वहाँ चेक कर सकता हूँ कि वो बैंक स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, केवाईसी डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जो कि नेकेड आई से पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। तो एआई हमेशा एम्पावर ही कर रहा है। जहाँ तक बात है एम्प्लॉयज़ की, किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है और हमेशा एम्पावर ही करेगा। बस शर्त यह है कि आप उसको करेक्ट वे में यूज़ करें। तो फिनटेक्स में एआई का हमेशा से रास्ता ओपन है। एज अ फिनटेक हम लोग भी एआई पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लेंडिंग भी आसान हो, इन्वेस्टमेंट भी आसान हो, ये भी पहचानने में आसानी हो कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया है तो वो कस्टमर खुद में कितना जेन्युइन है। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ रहा है, कल को मैं अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए भी किसी से टाई अप करता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जो पैसे आ रहे हैं वो जेन्युइन सोर्स से हों। ऐसा ना हो कि वो किसी नॉन लेजिटिमेट फंड्स लेके आया मार्केट में और उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कंपनी को भी हार्म होगा और जहाँ वो पैसे जा रहे हैं वहाँ भी होगा, और ऑब्वियसली इकोनॉमी हमारी तो खराब होगी। तो ये एआई का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और मुझे लगता है कि एआई का वैसे ही वेलकम होना चाहिए जैसे एक एम्प्लॉय का होता है, और एम्पावर ही करेगा। अच्छा, इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करते लोगों की? जैसे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? देखिए, अक्रेडिट टेक्नोलॉजीज के पास अभी ये प्रोडक्ट नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊँ, बट डाउन द लाइन 1 और 2 ईयर्स हम इसमें भी आएंगे, जिसमें हम ऑलरेडी टाई-अप्स के लिए लगे हुए हैं मार्केट में, कि आप अगर कल को एसआईपी कराने आते हैं तो आप डायरेक्टली एक फिनटेक के थ्रू एंटर कर सकते हैं एसआईपी मार्केट में भी, क्योंकि आज की डेट में ही बहुत सारे ऐसे फिनटेक्स हैं जो एसआईपीज करा रही हैं। इश्यूज थोड़े से रेगुलेटरी गाइडलाइंस होते हैं जिनको तो आपको सेबी के पास रजिस्टर्ड वगैरह कराना पड़ेगा अपने आप को? देखिए, एज अ फिनटेक नहीं, क्योंकि मुझे उस समय वैसे स्टॉक ब्रोकर्स की और ऐसे ब्रोकर्स की जरूरत होगी जो ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो वैसे आप उनके साथ टाई अप कर लेंगे? करेक्ट। तो आपने देखा होगा जैसे पेटीएम है या फोन पे है या मोबीक्विक है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए ओपन कर रखी है। आजकल एक ऑप्शन आप देखते हैं डिजिटल गोल्ड, आप पेटीएम पे भी देखें तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, बट उसके लिए खुद रजिस्टर होना ये जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो। तो फिनटेक एज ए एग्रीगेटर काम कर रहा है,
और ब्रोकर जो है वो सेबी का ब्रोकर है, रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उसके पास लाइसेंसेस हैं, जैसे एनबीएफसी है वो आरबीआई की लाइसेंस है। तो आप ये कह रहे हो आने वाले 1-2 सालों में आपकी कंपनी जो है ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट इन्वेस्टमेंट की। करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी हो सकती है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर्स को आसानी से देना स्टार्ट कर दें। रोहित जी, हमने देखा है डीएसए मॉडल में एक प्रॉब्लम थी फ्रॉड की, करेक्ट है ना, बहुत से लोग फ्रॉड करते थे। ये एआई के आने के वजह से क्या ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई है या काफी हद तक सॉल्व हो गई है? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि पहले ये इश्यूज होते थे फ्रॉड के, सिर्फ डीएसएज में ही नहीं, पहले ये बैंक्स में और एनबीएफसीज में भी होता था कि लोग लोन ले लेते थे और फिर वो गायब हो जाते थे, दिखता ही नहीं था कि वो गए कहाँ, उनको खोजना बहुत मुश्किल होता था। तो एआई की वजह से बहुत हद तक ये सॉल्व हुई है। 100% तो नहीं बोलूंगा अभी भी, 100% तो ये मुझे लगता भी नहीं है कि ये 100% सॉल्व होने वाली है इतनी आसानी से, क्योंकि आज भी मार्केट में बहुत सारी एनबीएफसीज और बहुत सारे फिनटेक्स ऐसे हैं जो मिस कर जाते हैं केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करने में। आपने देखा होगा आरबीआई में भी कई बार आरबीआई ने बहुत सारी कंपनीज को पेनल्टीज भी लगाई हैं इस चक्कर में, बैंक्स को भी कई बार पेनल्टीज लगी हैं केवाईसी नॉर्म्स की वजह से। एआई बहुत हद तक इसको सॉल्व किया है, अच्छा, बट 100% किया है ये क्लेम करना गलत है। ना कर पाएगी फ्यूचर में भी? फ्यूचर में शायद कर ले, बट अभी तो नहीं, अभी इसका ये होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, बट जैसा मैंने बताया कि एआई की वजह से बैंक स्टेटमेंट्स को पकड़ना या गलत डॉक्यूमेंट्स अगर कोई केवाईसी अपने प्रेजेंट कर रहा है, आधार कार्ड नकली दे रहा है, तो अब होता क्या है कि पहले एक लोग क्या करते थे कि लोन लेने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टेटमेंट्स सब पेपर वर्क होता था, या अगर फिनटेक भी जब आई तो मार्केट में उसको अपलोड करने के लिए बोला, एक ऑप्शन ये आया कि आप मुझे मत दीजिए, आप अपलोड कर दीजिए डायरेक्टली पोर्टल पर। बट अब बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं मार्केट में जिसमें मुझे आपसे पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे ना मैं आपका आधार मांगूंगा, ना मैं आपका पैन कार्ड मांगूंगा, ना मैं आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि आप बहुत सारे ऐप देखेंगे कि आप जा रहे हैं, उस पर रजिस्टर कर रहे हैं और आधे घंटे में आपके पास फंड्स आ जा रहे हैं। वो हो कैसे रहा है, वो एक समझने की ज़रूरत है कि आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने एक ऑप्शन लेके आया सारी एनबीएफसीज के लिए, सेंट्रल केवाईसी के लिए। तो सेंट्रल केवाईसी अगर कोई एनबीएफसी निकाल रही है या कोई बैंक निकाल रहा है, आपके पास भी एक मैसेज आएगा। जब भी आपका सेंट्रल केवाईसी निकाला जाएगा, एक मैसेज आएगा कि किस कंपनी ने सेंट्रल केवाईसी निकाली है आपकी। अच्छा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, सारी कंपनीज यूज करें, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आरबीआई ने दिया हुआ है कि अगर आप सेंट्रल केवाईसी निकाल ले रहे हैं, मतलब मेरे पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एक सिग्नेचर जो गवर्नमेंट की रिपोजिटरी में है वो मेरे पास आ गया है, मैं देख सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, जब मैंने आधार कार्ड बनवाया होगा या पैन कार्ड बनवाया हो तो मैंने जो सिग्नेचर किए होंगे वो आपको एक सैंपल सिग्नेचर आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और हर एक पर्सन जो इंडिया में आज की डेट में है, इंडियन रेजिडेंट है, उसका CKYC है और वो रजिस्टर्ड है। आप भी चाहे तो अपना CKYC, अगर आपको नहीं पता है तो आप सेंट्रल केवाईसी वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपकी रिपोजिटरी में आपके भी रिकॉर्ड्स होंगे। तो इससे कोई फ्रॉड होने का तो खतरा नहीं? मान लीजिए मैं जाके कर देता हूँ, आप तो जेन्युइन है, बैंक या एनबीएफसी या फिनटेक कंपनी जेन्युइन है, कोई और तो उसको मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि CKYC नंबर जो है वो एक यूनिक नंबर है। अच्छा, जो कि हर एक इंडिविजुअल का गवर्नमेंट ने अलग बनाया हुआ है। तो जब भी मैं आपका, जैसे मान लीजिए कि मैं एज अ फिनटेक नहीं फेच कर सकती है उसको, यूजुअली उसको आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी ही होनी चाहिए, वही उसको फेच करेगा। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मैं आपका CKYC सर्च कर सकता हूँ, नहीं पॉसिबल। अच्छा, तो जब भी आपके पास मैसेज आएगा तो लिखा रहेगा कि कौन से बैंक या किस एंटिटी ने आपका CKYC निकाला है। एनबीएफसी कर सकती है? एनबीएफसी कर सकती है, उसके पास राइट्स हैं। तो बस, बट उसके लिए भी एक इशू ये है कि एनबीएफसी को CKYC में रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, जिसका एक अलग प्रोसीजर है। तो बहुत सारी एनबीएफसी इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को अभी CKYC में रजिस्टर नहीं कराई हैं, या कुछ लोगों का प्रोसेस चल रहा है तो वो नहीं निकाल पाते हैं। बट अगर बड़ी एनबीएफसी का बात करूँ तो उनके पास हैं ये ऑप्शन, आज मार्केट में अवेलेबल है, वो निकाल सकते हैं। AI की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ APIs के साथ में। मार्केट में बहुत सारी APIs आज की डेट में अवेलेबल हैं। API क्या है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। API एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर हम लोग फिनटेक टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे इसको बैकएंड जब डेवलपमेंट होती है, जब एक IT डेवलपमेंट चल रही होती है, तो एक थर्ड पार्टी सोर्स होता है जो टेक्नोलॉजी सोर्स ही होता है। वो मुझे मेरा और उसका ये एग्रीमेंट होगा कि मैं अगर किसी का पैन नंबर डाल के सर्च करना चाहूँ तो मुझे आप डिटेल्स दे देंगे कि ये किसका पैन है। तो जो
इंटीग्रेशन हो रहा है बैकएंड में। जिस कंपनी के साथ मैंने इंटीग्रेशन किया, मार्केट में बहुत सारे एपीआई प्रोवाइडर हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज मींस गवर्नमेंट एजेंसीज से उनका टाई अप रहता है। लाइक आप मार्केट में देखेंगे एक एजेंसी है, प्रोटीएम है, आज एक देखेंगे आप मार्केट में सेतु है, अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपकी कंपनी रजिस्टर होती है। तो उन कंपनीज की आप एपीआई बैकएंड में एंटर लगाए रहते हैं। तो थोड़ा एक ईज ऑफ बिजनेस भी है कि आपसे मैं पेपर वर्क नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि आप अपना मेरी वेबसाइट पे आइए, आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करिए, जैसे ही आप एंटर करेंगे मेरे बैकएंड पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। और वो डिटेल्स होंगी जब आप पैन कार्ड बनवाते वक्त जो आपने डिटेल्स दी होंगी, वो डिटेल्स करेक्टली मेरे पास आ जाएंगी। तो आज की डेट में फोर्जरी का थोड़ा सा स्कोप कम हो गया है इसकी वजह से। तो ये कह सकते हैं कि जो वो एजेंट्स थे या जो एग्जीक्यूटिव्स थे मार्केट में, जो जिनको हम लोग फीट ऑन स्ट्रीट भी कहते थे, कि वो मार्केट फोर्स थी हमारी, वो उनको आज हमने ऑफिस वर्क दे दिया है। अब वो ऑफिस में ही लीड्स लेके आते हैं मार्केट से, कस्टमर्स को सोशल मीडिया से, हाँ, लीड्स लेके आते हैं और वहीं पे वेरीफाई हो जाते हैं विदाउट पेपर वर्क। तो कस्टमर के लिए भी एक इजी वे हो गया है लोन लेने के लिए, और कंपनी के लिए ईज ऑफ बिजनेस हो ही गया है। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन बहुत ईजी है। तो आज की डेट में ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंपनी को इस चीज़ में हेल्प मिली है एपीआईज के थ्रू भी, कि आप वेरीफाई कर लें डायरेक्टली, मुझे किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक एनबीएफसी होती है, एक टाइप ऑफ एनबीएफसी होती है जिसको अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर एक ऐसी एनबीएफसी है जिसको आरबीआई रेगुलेट कर रही है, जिसके थ्रू मुझे बैंक स्टेटमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है आपका। अच्छा। मैं लोन अप्लाई करूंगा किसी एनबीएफसी में या बैंक में लोन अप्लाई करूंगा, आप आज देखेंगे बहुत सारी एनबीएफसी ऐसी हैं जो बोलते हैं कि मुझे बैंक स्टेटमेंट आपका नहीं चाहिए, जीरो पेपर वर्क लिखे रहते हैं, वो क्लेम करते हैं। और जब वो जीरो पेपर वर्क क्लेम कर रहे हैं तो वो मीन करते हैं उस चीज को। अच्छा। तो उसका मतलब ये है कि मैं आपसे बैंक स्टेटमेंट भी आपका नहीं लूंगा। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर बताएं कि मेरी सैलरी इस अकाउंट में आती है, आपके पास एक लिंक आ जाएगा, या फिर आपको डिजिटली एक ऑप्शन मिल जाएगा, मुझे आप उस अकाउंट का एक्सेस देंगे। और एक्सेस देने का मतलब ये नहीं होता है कि सारा एक्सेस, हाँ, मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं उसमें फंड ट्रांसफर कर पाऊँ या ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास उस अकाउंट एग्रीगेटर के पास से एक रिपोर्ट आ जाएगी कि जिस कस्टमर ने आपके पास लोन अप्लाई किया है, उस कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, सैलरी कब आती, कितनी है, कितना सब एनालाइज होके आ जाएगा मेरे पास। तो एक ये अच्छी चीज हुई है जिसको हम लोग कह सकते हैं एआई है, बट एक्चुअल में एआई नहीं है, वो एपीआई है। और एआई अब जरूरत पड़ेगी कि जब एपीआई से हमारे पास डेटा आ रहा है तो उसको एनालाइज कैसे करें। क्या मैं इंडिविजुअली एक एक एपीआई से आया हुआ डेटा एनालाइज करूं, या एक सिंगल एपीआई लगाऊं, एआई। मान लीजिए 100 लोगों ने लोन अप्लाई किया, एपीआई के थ्रू आपने ले तो लिया सारा रिकॉर्ड, लेकिन अब उसको एनालाइज करना, तो वहां पे आप कर रहे हो एआई का काम। एआई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होता क्या, जब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करूंगा, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बोल रही हैं कि आज मैं विद इन सेकंड्स आपको लोन दे रहे हैं। तो वो दे कैसे रहे हैं, क्योंकि अगर 1000 लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 लोगों का डेटा एक्सेस करके उनको लोन देना विद इन सेकंड से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। उसके लिए पीछे बहुत सारे रूल इंजन्स लगे होंगे, एआईज लगी होंगी जो ये बताते हो कि ये जो डेटा है ये एकदम 100% करेक्ट है। तो उसमें भी बाईपास के बहुत सारे लोग हैं जो उसका भी बाईपास का तरीका निकाल लेंगे, क्योंकि इंडिया माहिर है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, बहुत बहुत कम है इसमें। बहुत ही एक्सपर्ट लोग चाहिए उसमें, उसको बाईपास करने के लिए। एक आम इंसान की बस की बात नहीं है शायद। तो थोड़ा सा अकाउंट एग्रीगेटर की भी मैं बात करता हूँ इसमें। लोग थोड़ा सा डरते हैं, आज की डेट में ये डरते हैं कि मैं अकाउंट एक्सेस दे दूंगा अपना, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो जाएगा। तो उनकी एजुकेशन के लिए है कि अकाउंट एग्रीगेटर कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे। वो होता क्या है कि वो सिर्फ उतना ही एक्सेस कर सकते हैं, उतने ही अकाउंट का एक्सेस कर सकते हैं जितने अकाउंट्स का एक्सेस आपने दिया है उनको। और वो सिर्फ रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, ना वो आपका अकाउंट देख सकते हैं, ना वो आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। वो सिर्फ एक डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, है ना। और जो है जितना उनको ऑथोराइजेशन मिला हुआ है आरबीआई एनबीएफसी से, उतना ही काम कर पाएंगे वो। बाकी आपका सारा डिटेल वो चेक नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई फोर्जरी होगी आपके साथ। करेक्ट। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहते हो आप? करेक्ट, उसमें एकदम डरने की जरूरत नहीं है। और आप अपना एक्सेस दे सकते हैं अकाउंट एग्रीगेटर को। ध्यान ये रखें कि आपने किस अकाउंट एग्रीगेटर को दिया है एक्सेस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोहित जी, ये शायद हम लोग अर्बन इंडिया के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, शायद ये अर्बन इंडिया में ज्यादा होता होगा।
क्या हमारे रूरल इंडिया में भी सेम है कि लोग फिनटेक कंपनीज की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं? देखिए, आप एकदम करेक्ट कर रहे हैं कि ये अर्बन इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात है रूरल इंडिया की, मैं रूरल इंडिया भी नहीं बोलूँगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, हम उसमें अगर बात करें तो ये सर्विसेज टायर 2 तक भी पहुँच चुकी हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कंपनीज, उनकी रीच है वहाँ तक। आज आप देखिए टायर 3 सिटीज़ में भी हर एक 90% लोग पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। बहुत कम ही ऐसा है जब आप मार्केट में जाएँगे और कोई बोलेगा कि नहीं मैं पेटीएम से पैसे नहीं लेता, वो लेते हैं। तो फिनटेक कंपनीज जो हैं वो वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। आज एक छोटा-सा मार्केट में स्ट्रीट वेंडर है, एक फ्रूट सेलर है, वो भी फिनटेक कंपनीज की ऐप को यूज़ कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रूरल इंडिया उसको यूज़ नहीं कर रहा है। रूरल इंडिया बहुत आगे है इस चीज़ को यूज़ करने में, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी है एक, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला था सबको एक मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो आज लोग मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो चुके हैं और कुछ हद तक आ भी चुके हैं। जिन लोगों के पास अकाउंट्स नहीं होते थे, बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे, एक्सेस नहीं था, वो जा चुके हैं। अब अकाउंट भी एक्सेस कर रहे हैं, वो फ़ोन्स भी यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन्स भी डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटल फ़ोन्स को जब से हम देख रहे हैं, लोगों ने ऐप्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। अच्छी चीज़ ये हुई कि जब से हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, नोटबंदी को जब हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद से ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप हो चुका है। अच्छा। पहले भी था, बट बहुत स्लो स्पीड थी। देन कोरोना आया, कोरोना ने ज़रूर नेगेटिव था वो हमारे लिए, बट शायद वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव हुआ। उस समय इंस्टेंटली तो उसने बहुत नुकसान किया, बट आज की डेट में अगर देखें, तो आज की डेट में लोग बहुत हद तक कोशिश ये करते हैं कि उनको एटीएम के बाहर लाइन ना लगानी पड़े। शायद एटीएम के बाहर लाइन लगे बहुत समय हो गया देखे, अब दिखते भी नहीं है लोग। नहीं दिखते हैं लोग, तो एटीएम खुद भी दिखना कम हो चुके हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं कि अब एटीएम के बाहर भीड़ ही नहीं दिखती है, क्योंकि जिसको भी पेमेंट करना है वो 80-90% लोग जो है पेटीएम, फोन पे या जो यूपीआई दूसरे यूपीआई हैं उनको यूज करके अपना पेमेंट कर देते हैं। करेक्ट। और ये सारी फिनटेक कंपनीज हैं, सारी फिनटेक्स हैं, उन्होंने फाइनेंस को टेक्नोलॉजी में ले आ दिया और लोगों के लिए भी इजी हो गया उसको एक्सेस करना। और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, मुझे लगता है कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है आज के समय में मोर देन 80% और 90% लोग यूज़ करते होंगे। लेकिन मुझे एक बात आपकी समझ में नहीं, अभी आपने कहा कि कोरोना के टाइम में आपकी कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हुआ, मतलब तो ये कैसे? क्योंकि उस समय तो अगर हम लोग यूपीआई की बात करें तो यूपीआई तो बहुत ज़्यादा चलने लग गया था, कैश तो लोगों ने देना बंद कर दिया था, तो ये कैसे आप कह रहे हैं? समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा इसको समझाइए। मैंने कंपनीज के नुकसान की बात नहीं की, मैंने ये बोला कि मार्केट को थोड़ा सा एक झटका लगा था कि हाँ अब लोग कैश यूज करना कम कर देंगे। तो मैंने ये बोला कि लोग जब मेन स्ट्रीम में नहीं थे, हाँ। कोरोना के बाद और ज्यादा लोग यूज करना इसको स्टार्ट कर दिए। अच्छा। तो आज के समय में जो टियर 3 सिटीज भी हैं, वहां पे भी कोरोना के बाद ये एक एजुकेशन आ चुकी है कि मुझे ये चीज यूज कैसे करनी है। आज की डेट में मैंने बहुत टाइम ये देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है, जो ओल्ड एज पीपल भी हैं इंडिया में, जिनको हम सीनियर सिटीजन्स भी अगर हम कंसीडर करते हैं। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो आज से 10 साल पहले जो सीनियर सिटीजन थे और आज जो सीनियर सिटीजन है, उनके में जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो मेन स्ट्रीम में तो आए हैं वो लोग। और मैं ये कहूंगा कि जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था मेन स्ट्रीम में ले आने के लिए, वो फुलफिल भी हुआ है और उसमें बहुत हद तक हाथ फिनटेक कंपनीज का है, टेक्नोलॉजी का है, और आगे आने वाले समय में ये वैसे ही बढ़ता रहेगा। आज हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग अपना पैन कार्ड की कॉपी देते थे, आधार कार्ड की कॉपी देते थे, आज ई-केवाईसी, सी-केवाईसी, ई-नैच और जाने क्या डिजी लॉकर, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इन सब चीजों ने कैसे इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को? देखिए, मैं जो आप बात बता रहे हैं कि पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा भरोसा करते थे। मैं एक पेपर निकालता था और उस पर सिग्नेचर करता था, फॉर दिस यूज ओनली लिख के सिग्नेचर करके मैं देता था। आज की डेट में डिजी लॉकर आ चुका है, आज की डेट में बहुत सारी एपीआईज आ चुकी हैं। तो एपीआईज ने एम्पावर किया है हमारी इंडस्ट्री को, और फाइनेंस इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली बहुत एम्पावर हुई है इससे। फाइनेंस इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं जिनको इन्होंने एम्पावर किया है इन एपीआईज ने। जहाँ तक पैन कार्ड की बात है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एक ओटीपी पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप उसको केयरफुली यूज करें। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी जाके उसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है आज भी।
क्योंकि जब जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव होती जाएंगी। और एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड में आपका सारा डेटा है, आपका बैंक पूरा उससे जुड़ा हुआ है। आपके जो घर में आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से वो भी एक्सेस हो सकती हैं, बहुत हद तक एक्सेस किया जा सकता है उनको। तो हमेशा जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आज के डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक वेरिफिकेशन चीज़ें आ गई हैं, वेरीफाई करना अपने प्रोफाइल को ज़रूरी हो गया है। तो उसमें देखिए, उसमें भी बोलता है कि बोला जा रहा है कि आपको अपना आधार कार्ड से या पैन कार्ड से आपको वेरीफाई करना है। तो बैकएंड पे उसके एपीआईज लगी हुई हैं जो वेरीफाई कर रही हैं। तो इन चीज़ों ने बहुत हद तक एम्पावर किया है इंडस्ट्री को, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा ही एम्पावर किया है, क्योंकि अब किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटेंशनल डिफॉल्टर्स थे, जो गलत डॉक्यूमेंट्स देते थे, मार्केट में ना के बराबर हो चुके हैं, अभी भी हैं। डिजिटल लोन लेने पे ऐसा नहीं होता कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिफ़ॉल्ट करेंगे, बट ठीक है, वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है आज की डेट में। पहले पेपर वर्क करते थे, उनको पता रहता था कि मैं पेपर दूंगा, फाड़ के फेंक दूंगा पेपर, आप कहाँ जाओगे खोजने। आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर डिजिटली आप कहीं अवेलेबल हैं तो आपके फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो अच्छी चीज़ है, एपीआई यूज़ हो रही है बैकएंड में। बहुत सारी एनबीएफसी जो यूज़ नहीं कर पा रही हैं, उम्मीद यह है कि आने वाले समय में वो भी जल्दी ही अपने प्लेटफॉर्म को डिजिटल करेंगे। तो आप ये कह रहे हो इन सारी चीज़ों ने बहुत आसान कर दिया है आपके लिए और कस्टमर्स के लिए भी। अब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, बस अपना आधार कार्ड बताइए, पैन कार्ड बताइए, आपको सारा डेटा एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस कर सकते हैं, वहीं से सारा कुछ हो जाएगा, एकदम किया तो जा एक सकता है। तरीके से हमारी क्या कहते हैं, पेड़ों के लिए, ट्रीज के लिए जो पेड़ काटे जाते थे, पेपर बनते थे उनसे, तो उसको भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है वो। और जहाँ तक बात है सेंट्रल केवाईसी, ई केवाईसी, सी केवाईसी, अब बहुत सारी केवाईसी आ चुकी हैं। जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, बट सेफली यूज़ करें। ये रिक्वेस्ट होती है सारे कस्टमर्स से कि आप यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि वो एक रास्ता है जो आपको एम्पावर करेगा। बट किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप किसी अनरजिस्टर्ड कंपनी के साथ यूज़ कर रहे हैं उसे। तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी जरूरी है, जरूर देखना चाहिए कि आप जो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि ये डिजिटल एज है, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि ये जो ह्यूमन है हमारा, हम इंसान एम्प्लॉइज हैं, और एआई, इन दोनों का ही एग्जिस्टेंस रहेगा, या एआई इसके ऊपर एम्पावर कर जाएगा, ह्यूमन की ना के बराबर, या बिल्कुल ही जरूरत खत्म कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस किसी कंपनी में खत्म होगा, क्योंकि देखिए, एआई जब आ रहा है तो उसको बैकएंड पे कोई डेवलप भी कर रहा है। तो एआई जितना एम्पावर करेगा उतना ही खराब भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा एम्पावरमेंट ही होगी उससे। ऑब्वियसली अगर हम उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो एम्पावर करेगा, बट कंपनीज में हमेशा एम्प्लॉयज़ के डोर्स हैं वो हमेशा ओपन रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक एआई किसी एम्प्लॉय को रिप्लेस कर दे। जहाँ तक बात है रिप्लेसमेंट की, वो फ्रॉड्स को बहुत हद तक रिप्लेस करेगा, बट किसी एम्प्लॉय को नहीं कर सकता। क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपने एक अच्छी चीज़ बोली कि एआई आएगा तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं, कोई वहाँ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या होगी। अब मान लीजिए कि मैंने एक एआई फ्यूचर में एक डेवलप कर लिया जहाँ पे मैं सारी फ्रॉड डिटेक्शन कर सकता हूँ, बट वो फ्रॉड डिटेक्शन होगा कैसे, उसके लॉजिक्स कौन देगा? वो लॉजिक बनाने वाला तो एक ह्यूमन चाहिए मुझे। एक एआई दूसरे एआई को नहीं पैदा करेगा कभी भी। तो उसको मैं कौन से लॉजिक लगा रहा हूँ, हो सकता है मेरी कंपनी में जो लॉजिक लग रहे हैं वो सामने वाली कंपनी में वर्क ना करें। तो उनको बनाने के लिए लोग चाहिए, उनको हैंडल करने के लिए लोग चाहिए, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताने वाला एक चाहिए। तो जो एम्प्लॉय जैसे काम कर रहा है वो काम वैसे ही करेगा, बस शायद रोल्स दूसरे हो जाएंगे। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप अपनी स्किल को चेंज भी कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो अभी तक मैं कर रहा था, लेकिन एआई आ गया, अब वो काम वो करने लग गया, तो अब मुझे ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो एआई नहीं कर पा रहा, वो मैं करने लग जाऊं, आप करें। तो फिर आप मुझे अपनी कंपनी से नहीं निकालेंगे, आप मेरा रोल साइज चेंज कर देंगे, लेकिन मैं आपकी कंपनी बना रहूंगा। करेक्ट, बट उसमें जरूरी यह है कि आपको भी समय के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। आपको स्किल अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी। और अच्छी चीज ये है, जो मार्केट में साइन दिख रहे हैं, लोग अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, कंपनीज भी अपने को अपग्रेड कर रही हैं और कस्टमर्स भी कर रहे हैं। और
जैसे ये तीनों अपग्रेड हो रहे हैं तो मार्केट में रेगुलेशंस भी वैसे ही चेंज हो रही हैं। जब हम पेपर वर्क करते थे तो आपको याद होगा जब हम लोग पैन कार्ड प्रिंट करते थे अपना, या आधार कार्ड की बात करते हैं, आधार कार्ड प्रिंट करते थे, मैं 12 डिजिट नंबर दे देते थे हम लोग किसी को भी। आज की डेट में आरबीआई ने पॉलिसी दे दी कि नहीं, आपका आधार कार्ड मास्क रहेगा, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट दिखेंगे। तो अब वो आ रहा है, अब लास्ट 4 डिजिट जो दिख रहे हैं उसके आगे जो डिजिट है उसके बारे में किसको पता है? वो सिर्फ एआई जानता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो डिजिटली मास्क किया गया है। तो अच्छी चीज़ है, उसको लोगों को यूज़ करना चाहिए, अपने स्किल्स को चेंज करना चाहिए। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है एआई के आने से, ये एक तरीके से बेनिफिशियल ही है सारे लोगों के लिए। बेनिफिशियल ही होने वाला है, डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। आप कैसे ले रहे हैं उसको, एक चैलेंज ले रहे हैं, उसे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उसमें कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप जहाँ बैठे वहीं बैठे रहना चाहते हैं, कोई अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। आज का जमाना है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एसएमएस आया, आपने क्लिक किया और लोन मिल गया, तो इंस्टेंट लोन। मुझे जरूरत है 500 रुपए की, मैंने एक ऑनलाइन गया, सर्च किया और 500 रुपए का लोन ले लिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे भारत के लिए? ये क्या है, एक हमारा भारत क्या लोन की तरफ बढ़ रहा है या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, जहाँ तक बात लोन्स की है, जिस तरीके से आज लोग मार्केट में लोन्स ले रहे हैं, ऑब्वियसली लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ी है, दैट मीन्स कि लोगों की इनकम कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो ये नहीं कह सकते कि इंडिया लोन की तरफ जा रहा है, बट शायद लोगों का जो प्रोस्पेक्ट है अपने घर को चलाने का, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने का, वो चेंज हो गया है। अब शायद लोगों को अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो मार्केट में आपको एक ट्रेंड दिखेगी, लोग अपनी जो इनकम होती है उसको सेव करना चाहते हैं, और जो लोन्स हैं या अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज जो मिली हुई हैं उनसे अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर रहे हैं, एंड देन इनकम से उसको सेटल करते हैं। अच्छी चीज़ है, बट उसको वाइजली यूज़ करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो जाए कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपका लोन हो जाए और अब फिर आप किसी डेट ट्रैप में फंस जाएं। तो जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ डेट ट्रैप, ये बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती भी हैं कि आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपको 10,000 का लोन था, आपको दिखा दिया कि आप 50,000 के लिए अप्रूवल आपका है, आपने ले तो लिया 50,000 रुपये, आप पे कैसे करेंगे? तो उन कंपनीज को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जब आप लोन लेते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि आप किस कंपनी से लोन ले रहे हैं। हो सकता है वो आरबीआई रजिस्टर्ड हो, बट उसके बीच में जो फिनटेक है वो किस स्केल पे काम कर रही है, क्या वो जिस एनबीएफसी के साथ काम कर रही है या जिस पर्टिकुलर किसी अगर एक एनबीएफसी के साथ काम कर रही है, तो उन दोनों के रिलेशंस कैसे हैं आपस में। ये कस्टमर्स सामने से शायद जज ना कर पाए, बट उनके काम करने के तरीके से आप ज़रूर जज कर सकते हैं कि वो कितने सेक्टर्स में अवेलेबल हैं, किस तरीके से मार्केट में लोन देते हैं। एक चीज़ होती है, जैसे मार्केट में देखा गया है कि बहुत सारी फिनटेक है, उनका असली नाम कुछ और होता है, उन्होंने ऐप कुछ और बना रखा है। तो कस्टमर्स को ये भी जज करने आना चाहिए कि आप जो जिस ऐप से लोन ले रहे हैं वो एक्चुअल में है किस कंपनी का, इस कंपनी का है भी या नहीं है। करेक्ट। अगर वो क्लेम कर रहा है कि मैं, मान लीजिए कि मैंने आज कल को एक ऐप बनाया और उसका नाम कुछ और रख दिया, वो कंपनी के प्रोप्राइटरी है, मैंने एक ट्रेडमार्क ले रखा है, आज है, ऐसा भी है। मैं टेक्नोलॉजीज की भी बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने भी प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, उसका नाम कुछ और है, क्योंकि मैं एक्रेडिट टेक्नोलॉजीज के नाम से मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता, मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरा ट्रेड नेम क्या है, जो कि मेरी एक कंप्लाइंस है। अच्छा। मुझे बताना पड़ेगा मार्केट में कि मेरा ये ट्रेड नेम है, मेरा असली नाम ये है, जो रजिस्टर्ड है मार्केट में। तो ऐसा ना हो कि आप जिस कंपनी से लोन ले रहे हैं उसका कोई लीगल एंटिटी ना हो, क्योंकि ऐप कोई भी बना सकता है, एक आईटी एम्प्लॉय बैठ के ऐप बना सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो उसने अगर इंडिविजुअली लॉन्च कर दिया तो आप उससे लोन मत लीजिए, उसके बैकएंड में देखिए कि कंपनी कौन सी खड़ी है। ये तो एक तरीके से आप ये भी बता रहे हैं कि आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं। आपके पास एसएमएस, ईमेल और कॉल आती रहती हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप ये करो। तो आप इन चीज़ों पे क्लिक करने से पहले या किसी कॉल पे ट्रस्ट करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को देखो आप। करेक्ट है ना, तभी आप फ्रॉड से बच जाओगे आराम से। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अब आपको तो 2 मिनट में लोन मिल रहा है, बट वो 2 मिनट लगा के आप अपना पूरा परिवार, अपने पूरे परिवार की लाइफ और अपनी लाइफ भी खराब कर सकते हैं। तो अच्छा है कि 2 मिनट और लगा के पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए कि किससे आप लोन ले रहे हैं, वो किस कंपनी से आपको लोन देने वाले हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिसने आपको ये मैसेज भेजा है आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि बीच में बहुत सारी अब गाइडलाइंस आ गई हैं, आजकल ट्राई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है तो वो मैसेज अप्रूव्ड मैसेज ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई इलेजिटिमेट मोड से आपको मैसेज भेज रहा है।
अगर वो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है तो मेटा से अप्रूव होगा, अगर कोई टेक्स्ट मैसेज आ रहा है तो वो ट्राई के अंडर अप्रूव होना चाहिए वो मैसेज। ऐसा नहीं कि किसी ने 10 डिजिट मोबाइल नंबर से आपको मैसेज भेज दिया और आपने ओपन कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को आज हम लोग देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट जैसी हाँ। चीज़ें भी हो रही हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि मैसेज कहाँ से आया है, किस कंपनी ने मैसेज किया है, वो सारी डिटेल्स मार्केट में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती हैं। आप क्या सोचते हैं आने वाले कुछ समय में 5 साल में कौन सी नई ये फिनटेक टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जो इंडिया को एकदम चेंज कर सकती हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी जो इंडिया में अभी भी चल रही हैं, वो ऑलरेडी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले आने वाले 5 साल या 10 साल में क्या नई चीज़ आ सकती है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डेली कोई ना कोई चीज़ नई आ रही है, नई रेगुलेशंस बन रहे हैं। तो बस बात ये है कि जो भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आए, उसके लिए रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वो टेक्नोलॉजी आ जाए, उसके बाद हम एक नई रेगुलेशन निकाल रहे हैं। ये गलत चीज़ है। पहले हमारे पास रेगुलेशन होनी चाहिए आगे आने वाली चीज़ों के लिए भी। जहाँ तक बात है नई चीज़ें क्या आ सकती हैं, आ सकने में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन है। लाइक हमारा जो लोन है वो विदाउट अप्लाई किए भी हम लोन ले सकते हैं। अच्छा। आप खाली जाएं, अपना मोबाइल नंबर डालिए और आपको लोन मिल सकता है। ये भी आ सकता है मार्केट में। बट देखना यह है कि वो टेक्नोलॉजी कितना फिजिबल है मार्केट के लिए। अभी जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट में, मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की नहीं, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वो अपग्रेड हो रहा है। और आईटी कॉलेजेस के लिए भी एक चीज़ होती है कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनको पढ़ाना ज़रूरी है। लोग पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि आज भी मार्केट में बहुत सारे आईटी एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग के पास भी आते हैं बहुत सारे आईटी एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ें पढ़ के आए हैं, बट आज टेक्नोलॉजी क्योंकि चेंज हो चुकी है, अपग्रेड तो नहीं किया वो है। खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने जो पढ़ाई की है और जो यूज़ हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है। तो एक तरीके से आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई कंपनी ऐसी है जो ये किसी भी एम्प्लॉय को ये बताती है कि आपको कैसे काम करना है। कोई भी कंपनी है वो स्किल्ड लेबर हायर करती है, स्किल्ड एम्प्लॉय हायर करती है, वो इसी शर्त पे हायर करती है कि आपको आता है सबको एक्सपीरियंस हो आप। करेक्ट। तो जब एक आईटी कॉलेज से किसी को हायर किया जाता है, एक आईटी पास आउट है कोई, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको नई चीज़ें आती होंगी। बट देखा गया है कि बहुत सारे आईटी कॉलेजेस हैं आज भी, उनके करिकुलम को आज भी अपग्रेड नहीं किया गया है। तो एक मार्केट से थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहता है आईटी कॉलेजेस के लिए भी कई बार कि अपग्रेडेड लोग नहीं है मार्केट में। तो उनको भी अपग्रेड करना ज़रूरी है, तभी हम एक नई टेक्नोलॉजी की ओर जा पाएंगे। तो अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कहते हैं कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हम लोग से काफ़ी साल आगे हैं। करेक्ट। तो क्या कोई ऐसी फिनटेक की टेक्नोलॉजी है जो वहाँ पे यूज़ हो रही है और आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में वो इंडिया में आने वाली है? देखिए, जब ये कहा जाता है कि फिनटेक की दुनिया में यूएसए या चाइना भी है। चाइना एक अलग ही कंट्री है जो अपने अलग ही स्केल पे ग्रो कर रहा है। चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये डेवलप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नई चीज़ की है। जो हमने किया है या जो हम कर रहे हैं, आज वो लोग भी वही चीज़ करते हैं। और कई हद तक देखा गया है कि उनके पास कई सारी चीज़ें कम हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। अच्छा। अब एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप अब हमारे पास जैसे यूपीआई पेमेंट्स हैं, 99% कंट्रीज में आज भी यूपीआई पेमेंट जैसी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। आज भी जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, पीएम्स आते हैं या प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो वो इंडिया में यूपीआई देख के बहुत चौंक जाते हैं कि तो वहाँ पे ये लोग कैसे कैसे हो रहा है। पेमेंट करते हैं ये? आज भी देखिए, अगर यूएस की बात करें, यूएस में आज भी डिजिटल मोड्स अवेलेबल हैं, बट उनके पास ऑफलाइन मोड्स भी अवेलेबल है। उनके पास एटीएम्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो वाइडली यूज हो रहा है। अच्छा, यूपीआई है नहीं यूएसए में भी? आज भी जहां तक मुझे नॉलेज है, अभी तक तो वो यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो जहां तक ओटीपी सिस्टम है, ओटीपी सिस्टम यूएसए में बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ओटीपी बहुत पहले से यूज हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं भी जब बहुत छोटा था बचपन में, मुझे याद है कि ओटीपी सिस्टम्स आ चुके थे, बट यूएसए में बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारी कंट्री के लिए। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और इसको, बट बात यह है कि शायद कंसिडरेशन इसकी नहीं हुई मार्केट में। तो गवर्नमेंट को भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है उसको अपग्रेड करें। और कंपनीज को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि कभी ये डाउनफॉल पे ना चली जाए। बट आज भी ऑब्वियसली यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे हैं,
उसका रीज़न है क्योंकि वो वाइडली यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज को। हमारे यहाँ यूज़ करने वाले लोग ही नहीं हैं, लोग डरते हैं आज लोग भी। डरते हैं आज भी। आपकी इंडस्ट्री में अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या आना चाहिए? टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या उसको कंप्लायंस के बारे में पता होना चाहिए या क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ, जिस जिस तरीके से हम लोगों ने भी स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहता किसी फिनटेक में करियर बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है, आपको कंप्लाइंसेस पता होने चाहिए। ये बहुत अपर मैनेजमेंट की बात है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात होती है कि स्ट्रेटजीज जैसे बिल्ड होती हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिनटेक में काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फिनटेक एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपकी पढ़ाई से ज़्यादा आपकी स्किल मैटर करती है। आपका ब्रॉड माइंड मैटर करता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं किसी चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ की क्रिएटिविटी सोच सकते हैं तो उसकी आप नेगेटिविटी कितना सोच सकते हैं। अगर मैं किसी चीज़ को कितना क्रिएटिव बना सकता हूँ, मैं क्रिएटिव बनाने के लिए तो तब सोचूंगा जब मुझे उसके कॉन्स पता होंगे कि क्या मैं उसके साथ गलत कर सकता हूँ। तो फिनटेक इंडस्ट्री में जब भी कोई आता है तो ऐसा नहीं है, हम लोग आज अगर आप मार्केट में देखेंगे तो फिनटेक्स में ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने शायद ही ग्रेजुएशन किया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो न्यू एज लोग जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस इंडस्ट्री में, रेदर देन जो पुराने हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है, उनके लिए स्पेस है, बट वो स्ट्रेटजी बिल्डिंग में लोग ज़्यादा है। बट किसी को अगर एंटर करना है इस इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, अच्छी चीज़ होती है कॉमर्स ग्रेजुएट हो। नहीं भी है तो एटलीस्ट अकाउंटिंग समझने वाला हो। ज़रूरी नहीं कि आपको बैलेंस शीट बनाने आनी चाहिए या आपको टैली करने आना चाहिए, आपको नंबर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि वो 12th में या ग्रेजुएशन में उन्होंने क्लियर नहीं किया, या उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दिया तब, तीसरी बार एग्जाम दिया तब क्लियर कर पाए। तो क्या वो फिनटेक में आ सकते हैं? वो एकदम आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा डोर्स ओपन है। बात यह है कि आपका इंटरेस्ट कितना है इस फील्ड में। मतलब आप ये कह रहे हो सीधा सीधा कि आपकी विल पावर होनी चाहिए, दूसरा आप सीखने को तैयार रहो। करेक्ट है ना? आप आगे बढ़ो, गलतियां करो, उनसे सीखो और उन गलतियों को रिपीट मत करो। करेक्ट। जो हमने स्टार्टिंग में बात की, आपने भी अपनी जर्नी ऐसे ही बताई कुछ। करेक्ट है ना? कि आप जो है भले कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, आपने ठीक है इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम भी किया था लोन डिपार्टमेंट में, लेकिन फिनटेक के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, एनबीएफसी के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मुझे ये बस पता था कि काम होता है, पैसे जाते हैं, उसका सोर्स क्या होता है ये नहीं पता था। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी बड़ी मशीन में काम कर रहे हो तो एक छोटा बोल्ट कैसे काम करता है आपको नहीं दिखता है, बट जब आप छोटी मशीन पे आए तो आपको पता होता है कि हाँ गियर बॉक्स कहाँ है, छोटे छोटे बोल्ट्स कहाँ लगे हैं, वो आपको दिख सकते हैं। तो जरूरी है आप बड़ी कंपनीज में काम करिए, आप अपना करियर वहां पे देखिए, बट आप वहां से क्या लर्निंग लेके आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप क्या सोचते हैं कि ये फिनटेक कंपनी को, इनकी टेक्नोलॉजीज को सबसे ज्यादा किसने हेल्प की है? ये अपने आधार कार्ड की वजह से, केवाईसी की वजह से, या स्मार्टफोन आ गए, यूपीआई आ गया, क्या आप किस बारे में क्या सोचते हैं? फिनटेक इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने हेल्प किया है तो वो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी ने किया है। ऑब्वियसली फाइनेंस की जरूरत हमेशा रहेगी इस फील्ड में, क्योंकि नाम ही फिनटेक है। तो जब तक फाइनेंस नहीं है तब तक टेक्नोलॉजी नहीं है, और जब तक टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं करेगी तब तक फाइनेंस ग्रो नहीं करेगा। तो दोनों की जरूरत तो है, बट जहां तक बात अपब्रिंगिंग की है, इसको हम बाहर कैसे लेके आ रहे हैं, ज़रूरी हमें CKYC और बाकी जो APIs हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्होंने ज़रूर हेल्प किया है इस टेक्नोलॉजी को। क्योंकि मैं CKYC का नाम बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि NBFCs उसको यूज़ करती हैं या बैंक्स उसको यूज़ कर, फिनटेक्स नहीं यूज़ कर सकते, राइट्स नहीं है अभी फिनटेक्स के पास, बट हाँ अगर वो किसी NBFCs के साथ काम कर रहे हैं तो उनके पास होना चाहिए, रिकमेंडेड होता है कि रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों को कि UPI ने इसको ज़रूर बूस्ट दिया है, क्योंकि रीपेमेंट ईजी हो गई है फिनटेक्स में, NBFCs में, बैंक्स में। आप कहीं भी देखेंगे तो रीपेमेंट कैपेसिटी लोगों की दिखा देता है कि वो पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आज वो जजमेंट भी बहुत आसान हो गई है कि क्योंकि आज मोस्टली जितने भी लोग हैं उन सबके पास सेविंग्स अकाउंट खुल चुके हैं, नहीं खुले हैं तो एटलीस्ट जो मार्केट में जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं उनके पेमेंट बैंक्स आ चुके हैं, तो एटलीस्ट वहाँ तो अकाउंट खुल चुके हैं लोगों के, जिसकी वजह से आज फिनटेक इंडस्ट्रीज को बहुत बूस्ट मिला है। तो रोहित जी, आपसे बात करते हुए बहुत मजा आया, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसको कंटिन्यू करें, बंद ही ना करें, खत्म ही ना करें, बाइंड अप ही ना हो ये, लेकिन क्या करें,
समय है, इसको रोकना पड़ता है। तो हम ये भी आशा करते हैं साथ साथ कि आपका जो अभी एक्सपोजर 10 करोड़ का है करीब, ये जल्दी से 100 करोड़ हो जाए थैंक और यू। फिर हम लोग एक बार फिर से मिलें, फिर से आपके साथ जुड़ें। तो रोहित जी, अगर कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपसे गाइडेंस चाहता है, तो क्या आप उसकी हेल्प कर पाएंगे? टाइम है आपके पास? मैं एकदम हमेशा अवेलेबल हूँ और अभी कुछ समय पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक जगह लिखा भी था कि अगर किसी को अपना प्लेटफॉर्म रजिस्टर कराना है, रजिस्टर तो नहीं, कंसल्टिंग करनी है या टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे डायरेक्टली मेरे लिंक्डइन पे या कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम डिस्कशन आगे इनिशिएट कर सकते हैं। एंड वेबसाइट कंपनी की हमेशा अवेलेबल है। आप अक्रेडिट टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट पे कभी विजिट करें, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हम लोग की टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों, रोहित जी अवेलेबल हैं। आप नीचे ईमेल आ रही है रोहित जी की, इनका मोबाइल नंबर आ रहा है, इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल आ रहा है। आप इस पे क्लिक करके जाके रोहित जी से हेल्प ले सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बिजी जरूर हैं, लेकिन इन्होंने जैसा कि प्रॉमिस किया है, ये आपके लिए टाइम निकालेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको भी उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। तो आपका दोस्त और होस्ट पुनीत कुमार त्रिवेदी अब आपसे विदा चाहेगा, और इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिएगा। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं नीचे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ, एक नए चेहरे के साथ। नमस्कार।